राजा, ये पार्ट 2 के अंदर हम ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे को थोड़े ज़्यादा ट्रिकी लगते हैं, थोड़े ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं, लाइक रिप्लेसमेंट डिसीजंस, ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो राजा, एंड बच्चे को ज़्यादा कंफ्यूजिंग इसलिए लगते हैं क्योंकि लॉजिकली पढ़ा ही नहीं जाता बच्चे को। एंड जैसा कि मैंने कल कहा था राजा, मैं फिर से बोलूँगा कि जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की एंड जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपको मेरे वीडियो से मिलेगी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कह रहा हूँ राजा, पूरा यूट्यूब खंगाल लो, किसी और वीडियो में नहीं मिलने वाली, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कह रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड राजा, कल हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे, मैं आपको एग्जांपल ज़रूर दे रहा था, मैं आपको डिफ़िकल्ट पॉइंट ज़रूर बता रहा था, लेकिन आज मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ में कराता हुआ चलूँगा, बिकॉज ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि इनके अंदर डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स आते हैं एंड मुझे आपको उनका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देना होगा। तो मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस भी दिखाता हुआ चलूँगा। पूरे आज के सेशन के अंदर आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको आज मिलेंगे OCW ट्रैकर के अंदर, उनमें से काफ़ी सारे मैं आपको आज पहले ही दिखा दूंगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं, लॉजिक्स तो मैं आपको देता ही हूँ, ठीक है। तो आप लोग पूरे जोश के साथ वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो एंड अपन लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें बतानी, वो शायद अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया रहेगा तो आपको फेस करनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखो, यहाँ पे अपन ने जो NPV का एक एग्जांपल डिस्कस किया था, उसके अंदर अपन ने हर साल का कैश फ्लो अलग अलग लिया था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर आपको कैश फ्लो का डेटा अलग अलग ही मिलेगा, अलग अलग कैश फ्लोज ही होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसके अंदर हर साल अलग अलग कैश फ्लो नहीं होगा, हर साल इक्वल कैश फ्लो ही होगा, ठीक है। ऐसा कौन से केसेस हो सकते हैं? जब उसमें हर साल आपकी इक्वल सेल हो रही है, इक्वल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, या एंड डेप्रिसिएशन भी SLM के ऊपर है, तो उस केस के अंदर आपका हर साल का कैश फ्लो सब कुछ सेम होगा, पूरा आपका कैश फ्लो का स्टेटमेंट सब कुछ सेम बनता चलेगा, कुछ भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल अगर डेप्रिसिएशन SLM की जगह पे WDV आ गया, तो आपको पता है WDV के अंदर हर साल का डेप्रिसिएशन अलग अलग बनता है, तो उसमें हर साल का कैश फ्लो भी अलग अलग बनेगा, फिर हर साल का कैश फ्लो भी अलग अलग आएगा, तो फिर आपको ये पूरा अलग अलग हर साल का हो जाएगा। चलो डेप्रिसिएशन SLM पे, लेकिन हर साल के इनकम्स जो दे रखी हैं या फिर एक्सपेंसेस जो दे रखे हैं वो अलग अलग हैं, तो भी ये पूरा अलग हो जाएगा, ठीक है। सो वो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या है, अननेसेसरी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। अगर हर साल इक्वल कैश फ्लो आ रहा है तो क्यों तुम ऐसे तामझाम करोगे? सीधे सीधे अपन जैसा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करके आए थे कि 1 to n ईयर का ले लेते थे अपन इंटरेस्ट डायरेक्टली, एंड डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ले लेते थे रादर देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वैसा करके खत्म कर सकते हो, ठीक है। चलो देन दूसरी चीज़ मुझे बतानी थी कि हम लोगों ने जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट देखा था, बेसिक फॉर्मेट देखा था अपन ने कैश फ्लो बनाने का, एक सेकंड ना, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कभी कभी आपको घुमाता है वो क्वेश्चन, कभी कभी देखा तो कभी कभी आपको घुमाएगा, आपको पता नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो आपको फिगर दे रखा है, आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है वो क्या है। क्या आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है? अगर वो दे रखा है तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। क्या आपको डायरेक्टली टैक्सेबल इनकम दे रखी है जो डेप्रिसिएशन कटने के बाद की है, ठीक है, या फिर आपको डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है, या फिर आपको कभी कभी बोलेगा एनुअल इनकम्स, कभी कभी डायरेक्टली बोल देगा कैश फ्लो विच इज रादर डायरेक्टली हेयर, ठीक है, कभी कभी ऐसा बोल देगा कि कैश फ्लो ही है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो आपको डेटा दे रखा है, डेटा पॉइंट दे रखा है, जहां से आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन सॉल्व करना, वो कौन सा है, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन कि अब वो हर क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेज हो सकते हैं, बहुत सारे वेरिफिकेशन अपन ने जो क्वेश्चंस देखे थे, अपन ने एक एक पॉइंट को कैटर किया था कि इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। सो आपको बेसिकली वो आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद ही आप उसके आगे के स्टेप्स लगाओगे, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आप गलती से पिछले वाले स्टेप्स भी लगा सकते हो। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसके बाद वाले स्टेप्स ही अब आपको लगाने, पहले वाले तो हो ही रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। दूसरी चीज़ तो ये थी। अब तीसरा अपन आगे बढ़ते हैं, अपन सीधे रिप्लेसमेंट डिसीजन की तरफ आते हैं। तो कल अपन ने एक मिक्स अप्रोच, अपने क्लास में मिक्स अप्रोच फॉलो करी थी, यहाँ पे मिक्स अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कि अपन कुछ कैश फ्लो पढ़ते हुए चलते हैं, फिर कुछ टेक्निक्स करते हैं, फिर कैश फ्लो करते हैं, फिर टेक्निक्स करते हैं थोड़ी थोड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सारी टेक्निक्स पहले कर ली तो क्वेश्चन कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन इज कैश फ्लो हैवी, तो कैश फ्लो भी पता होना चाहिए, टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निक्स अपन ने कल ही कर ली थी, अभी थोड़ी अनइंपॉर्टेंट टेक्निक्स बची हैं, एंड कैश फ्लो को थोड़ा और डिटेल लेवल पे लेके जाएंगे आज अपन, ठीक है। अपन ने नॉन रिप्लेसमेंट वाला कर लिया था, आज अपन रिप्लेसमेंट वाले की बात करते हैं। कैश फ्लो एस्टिमेशन अंडर रिप्लेसमेंट डिसीजन, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली हमें देखना क्या होता है, इसको समझने के लिए आप एक बार एग्जांपल समझो कि लेट्स से अपन लोगों को कोई भी घर के अंदर अप्लायंस लेट्स से रिप्लेस करना होता है। अपन ने क्लास में एग्जांपल देखा था एसी का, कि अगर हमको कोई भी अप्लायंस रिप्लेस करना होता है तो अपन किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं,
किस तरीके से करते हैं, लेट्स से हमारे घर में एसी है, एसी हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। तो एसी को खरीदे हुए हमें लेट्स से 2 साल हो चुके हैं, 2 नहीं 3 पकड़ लो, 3 साल हो चुके हैं, ठीक है। 2 साल में तो एसी बिगड़ता भी नहीं है, 3 साल हो गए लेट्स से एसी को पकड़े हुए। ये आज ईयर 0 है, इससे 3 साल पहले अपन ने एसी खरीदा था। हाँ, इनको इक्वल ईयर से पकड़ना ना, अनइक्वल ईयर नहीं है, ये लोग सारे इक्वल ईयर्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये से ये हमारा ईयर 0 है, ठीक है। आज अपन ईयर 0 पे खड़े हैं, आज अपन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े हैं। हमने एसी खरीदा था 3 साल पहले एंड आज हम इस मोड पे खड़े हैं। अभी हमारा एसी में दिक्कत दे रहा है, क्यों? क्योंकि कूलिंग सही नहीं देता है, रात में नींद नहीं आती, ठीक है। बिजली ज़्यादा खाता है, आवाज़ करता है खड़खड़ करके, ऐसा लगता है फट ना जाए कभी। तो फिर अपने को बेसिकली इवैल्यूएट करना है कि हमें ये रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या मुझे दूसरा इसको एसी को बेच बाच के दूसरा एसी खरीद लेना चाहिए क्या? अपन ये इवैल्यूएट करना चाहते हैं। तो अपन किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। देखो अपन सोचेंगे कि देखो ये एसी चलेगा मेरा लेट्स से 5 साल और, ठीक है। 5 साल और चलेगा मेरा, आज से 5 साल और। अब वो ईयर्स अनइक्वल हो रहे हैं, उसको इग्नोर करना ना, ये बीच में इक्वल ईयर्स ही हैं, जैसे पकड़ो, ठीक है। तो ये चलेगा हमारा 5 साल और एसी, ठीक है। 5 साल बाद अपन वैसे भी इसको ख़त्म कर ही देते, 5 साल और चलेगा घिसा के। अपन कैसे वैल्यूएशन करते हैं, अपन बोलेंगे कि देख, अगर मुझे आज एक नया एसी लेना पड़ा, अगर मुझे आज एक नया एसी लेना है, सो उसकी लाइफ आज से स्टार्ट होगी, यहाँ से लेके अगले 5 साल, ठीक है। साउंड कम है, ठीक है। सो अपन बेसिकली किस तरीके से वैल्यूएशन करेंगे कि आज मुझे यहाँ पे एसी को चेंज करना है, एसी बदलना है, तो मुझे आज नया एसी लेना पड़ेगा, ठीक है। नया एसी की लाइफ लेट्स से 5 साल ही है, जो नया पुराना एसी चलेगा उतना ही 5 साल के लिए नया एसी भी चलेगा। सो आप किस तरीके से वैल्यूएशन करोगे, आप बोलोगे कि देखो, अगर मैंने एसी बेच दिया, ये वाला एसी मैंने अगर बेच दिया, तो मुझे इसको बेचने पे लेट्स से मिल जाएंगे 7-8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार पकड़ लो, 10 हज़ार मुझे इससे मिल जाएंगे, ठीक है। सो अगर मैं उसको आज बेच दूंगा तो मुझे आज 10,000 रुपीज़ रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। इसको तुम प्लस पकड़ लो, चलो 10,000 मुझे रिसीव हो जाएंगे। एंड उसके बाद मुझे नया एसी खरीदना पड़ेगा, लेट्स से मुझे पड़ेगा 40,000 रुपये का, ठीक है। तो 40,000 रुपये मेरे जाएंगे। तो बेसिकली नेट में अगर मुझे आज एसी रिप्लेस करना है तो मुझे एक्स्ट्रा कितना खर्चा करना पड़ेगा, 30,000 रुपये का, करेक्ट। अपन इस तरीके से वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन सोचते हैं कि देख 30,000 रुपये तो मैंने आज एक्स्ट्रा पे कर दिए, अब ये अगर मैं खर्चा करता हूँ तो उससे मेरी बचत कितनी होगी, हर साल की मेरी बचत कितनी होगी। इस पुराने वाले एसी के अंदर मेरा हर महीने बिजली का बिल जा रहा था लेट्स से 2,000 रुपये, 2,000 रुपये हमारा हर महीने का बिजली का बिल जा रहा था। लेट्स से साल के 8 महीने चलता है, ठीक है। तो 2,000 इंटू 8 महीने कितना होता है, 2,000 इंटू 8 16,000। तो तुम्हारा हर साल 16 हज़ार का बिजली का बिल जा रहा था, ठीक है। हर साल 16 हज़ार जा रहा था, सेम है ना यहाँ पे भी। और जब तुम अभी रिप्लेस कर दोगे, रिप्लेस करने के बाद नया वाला जो एसी होगा, ये तुम्हारा हर साल 16 हज़ार नहीं ये तुम्हारा हर साल 16 हज़ार नहीं खाएगा। लेट्स से इसमें बिल कम आएगा, लेट्स से इसमें बिजली का बिल सिर्फ महीने का 1,000 ही आएगा, महीने का 1,000 ही आएगा। तो इसमें 8 महीने चल रहा है तो तुम्हारा 8,000 ही आएगा हर महीने बिजली का बिल, ठीक है। सो 8,000। तो दैट मीन्स आप ये सोचोगे कि मेरा हर साल नए एसी लेने से कितने का चेंज आ जाएगा, कितने का सेविंग हो जाएगी मेरी, 8,000 रुपये की। हर महीने मेरी 8,000 रुपये की सेविंग हो जाएगी, करेक्ट, ठीक है। सो अपन बोलेंगे कि देखो मेरी हर महीने 8,000 रुपये की तो सेविंग हो रही है, हर साल, सॉरी, ठीक है। तो अपने हिसाब से ये 30,000 की मैंने कॉस्ट बियर करी है एडिशनल खर्चा उठाने के लिए, एडिशनल नया एसी लेने के लिए। अब ये एसी की कॉस्ट बेसिकली 8,000 करके मेरी ऑलमोस्ट 4 साल के अंदर तो पेबैक वैसे ही आ जाएगा उसका। आगे लंबा और चल गया एसी तो और सेविंग्स, ठीक है। इसी तरीके से करते हो या किसी और तरीके से करते हो। अपन बेसिकली ये सोचते हैं, कोई भी अप्लायंस ले लो, फ्रिज बदलना है, पंखा बदलना है, टीवी बदलनी है, जो भी बदलना है, ठीक है। अभी इसके अंदर अपने को जो एक्स्ट्रा कूलिंग मिलेगी, जो एक्स्ट्रा अच्छी नींद आएगी, वो तो अपन ने काउंट ही नहीं किया है, उसका बेनिफिट और है, करेक्ट। वो तो अभी तक अपन ने काउंट भी नहीं किया है, वो काउंट करने गए तो उससे भी ज़्यादा बेनिफिट्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो अपन किस तरीके से वैल्यूएशन करते हैं, अपन सोचते हैं कि आज मुझे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है,
ये खरीदने के लिए, एंड उसकी वजह से मेरी हर साल कितने की बचत होगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारा रिप्लेसमेंट डिसीजन का भी वैल्यूएशन होता है। ये रिप्लेसमेंट डिसीजन नहीं है, ठीक है, हमारे जो मेन रिप्लेसमेंट डिसीजन है उसी तरीके से वैल्यूएट होकर आएगा। ठीक है, उसके अंदर अपन डे 1 पे क्या करते हैं, जिस दिन हमें रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है, प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे हमको ये सोच के चलना होता है हमेशा रिप्लेसमेंट डिसीजन के अंदर कि अगर आप रिप्लेस कर देते हो तो आपको कितने कैश फ्लो मिल रहे थे, कितने कैश फ्लो मिलेंगे, रिप्लेस नहीं करते तो कितने कैश फ्लो मिल रहे थे। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें हमेशा लेते हुए चलना होता है। जैसे यहाँ पे भी आपने यही लेते हुए चला कि अगर मैंने रिप्लेस कर दिया तो मुझे आज इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, रिप्लेस कर दिया तो इतना मुझे आज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एंड हर साल मेरी कितने की बचत होगी, कितने का इंक्रीमेंटल सेविंग्स होगी, कि यहाँ पे 8-8 हज़ार की और यहाँ पे 16-16 हज़ार का खर्चा हो रहा था, एंड मेरी हर महीने हर साल 8-8 हज़ार रुपये की सेविंग हो रही थी। तो अपन इंक्रीमेंटल लेते हुए चल रहे हैं। सारा डिफरेंस, सारा बात सिर्फ इंक्रीमेंटल के ऊपर हो रहा है कि इंक्रीमेंटल खर्चा कितना किया मैंने ईयर 0 पे, एंड हर साल मैंने कंपेयर टू द पुरानी मशीन कितना बचाया, कितना एक्स्ट्रा कमाया। तो हमें यहाँ पे दोनों लेके चलने होते हैं, पुराना वाला भी, नया वाला भी। एंड हमें क्या सोचना होता है कि रिप्लेसमेंट करने के बाद का कैश फ्लो क्या है, एंड अगर रिप्लेसमेंट नहीं करता तो कितना कैश फ्लो आ रहा था। उन दोनों का डिफरेंस हमें हमेशा लेते हुए चलना होता है। ठीक है, तो बेसिक रिप्लेसमेंट डिसीजन इसी तरीके से दिखता है तुम्हारा। ठीक है, अगर मैं रिप्लेसमेंट को ढंग से प्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, तो लेट्स से ये तुम्हारी मशीन है जिसको तुमने 2 साल पहले लिया था, ये आज ईयर 0 है, ये ईयर 1, ये ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ठीक है, तुम आज रिप्लेस करना चाहते हो मशीन को, तो तुम्हें सोचना है बेसिकली कि तुम्हारा एडिशनल खर्चा कितना हो रहा है सारे साल में। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इनिशियल अपने तीन लेवल पे बनता है अपना कैश फ्लो का स्टेटमेंट, पूरा कैश फ्लो कंपटीशन 3 में बनता है, 3 नोट्स में। पहला अपन करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन, ठीक है, दूसरा अपन करते हैं एनुअल कैश फ्लो का कैलकुलेशन, तीसरा अपन करते हैं टर्मिनल कैश फ्लो का कैलकुलेशन। करेक्ट, ये करते हैं। अब मुझे बताना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी ईयर 0 के ऊपर जो मुझे खर्चा करना है, इसके अंदर रिप्लेसमेंट करने पे तो कुछ खर्चा मुझे रिप्लेसमेंट करने पे तो मुझे खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पैसा पे करना पड़ेगा नई मशीन के लिए। रिप्लेसमेंट नहीं करता तो मुझे कुछ पे करना पड़ेगा क्या ईयर 0 के ऊपर? रिप्लेसमेंट नहीं करता तो मुझे कुछ पे ही नहीं करना पड़ता ईयर 0 के ऊपर। रिप्लेसमेंट कर रहा हूं सिर्फ तभी खर्चा आएगा मेरा। ठीक है, सो उस केस के अंदर सिर्फ कैश फ्लो यहां पे आएगा। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट किस तरीके से बनेगी देखते हैं, आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले आप ले लोगे कॉस्ट ऑफ न्यू असेट्स। ठीक है, क्योंकि मैंने नई असेट परचेज करी है, उसके ऊपर मेरी इंस्टॉलेशन सेटअप कॉस्ट आएगी ही आएगी। मतलब जो भी मैं नॉन रिप्लेसमेंट के अंदर ले रहा था वो सारे तो मुझे लेने ही लेने। मुझे कॉस्ट ऑफ न्यू असेट लेना है, मुझे इंस्टॉलेशन सेटअप कॉस्ट लेना है, ठीक है, मुझे इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल लेना है, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, लेकिन वो सिर्फ इंक्रीमेंटल वाला आएगा। इंक्रीमेंटल वाला क्यों आएगा? क्योंकि पहले भी तो ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड थी ना पुराने प्रोजेक्ट के अंदर भी। अभी आपको सिर्फ एडिशनल कुछ इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो आप उसको सिर्फ उसको लोगे। ठीक है, पुरानी मशीन में तो चली रही थी, उसके अंदर ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल लगी हुई है। अभी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगानी है सिर्फ उसी को आप लोगे। देखो, वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है, ये भी तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही है फिक्स एसेट्स की तरह। तो फिक्स एसेट्स के अंदर भी तो आप यही कर रहे हो ना कि आपने पहले कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट लिया, आपने इंस्टॉलेशन सेटअप कॉस्ट लिया, देन आप इसमें से माइनस करोगे कि पुरानी मशीन को अगर आप बेच दोगे तो उससे आपको कितना रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अपन ने किया था एसी वाले केस के अंदर कि इस नई वाली के अंदर मुझे इतना पे करना पड़ेगा, पुरानी वाली में मुझे कितना मिल जाएगा बेचूंगा। तो वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट लेना है, इंस्टॉलेशन सेटअप कॉस्ट लेना है, पुराने वाले का आपको नेट सेल वैल्यू लेना है कि अगर मैं इसको बेच देता तो मुझे आज कितना मिल जाएगा। ठीक है, वो यहाँ से आप माइनस कर दोगे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल आप सिर्फ इंक्रीमेंटल लोगे कि पुराने वाले में ऑलरेडी था, अब मुझे सिर्फ एडिशनल वाला लेना है यहाँ पे। ठीक है, या तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि पुरानी वाली मशीन मैंने बेच दी तो उसकी जो वर्किंग कैपिटल थी वो रिलीज हो गई, अब सारी की सारी मुझे फिर से वापस और लगानी पड़ेगी। तो मतलब तुम अगर ऐसा सोचना चाहो कि पहले 15 की लगी हुई थी तो पहले 15 रिलीज होगी, तो 15 का पहले आ गया लेट्स से इनफ्लो, अब 30 की मुझे एक्स्ट्रा और अब वापस से मुझे 30 की पूरी लगानी है, तो 30 का आउटफ्लो हो गया। या फिर तुम डायरेक्टली नेट करो ना कि 15 की पहले लगी हुई थी, अब मुझे 30 की टोटल चाहिए तो मुझे 15 एक्स्ट्रा लगाना है, तो डायरेक्टली नेट करो -15, दोनों कर सकते हो जैसा तुम्हें ठीक लगे। इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल लिखा है। डायरेक्टली जितना एक्स्ट्रा लगाना है उसे वो लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि नेट सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट्स अपन को लेना है। ठीक है, अपन ने एसी वाला केस तो बहुत सिंपली कर लिया कि पुरानी वाली को बेचेंगे तो कितना मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सोचना है हमको कि अपन जब इसको बेचेंगे तो कैपिटल गेन लॉस भी हो सकता है, जिसकी वजह से टैक्स सेविंग या टैक्स बेनिफिट या टैक्स लॉस भी हो सकता है। सो उसको भी अपने को यहाँ पे एडजस्ट करना है पहले, उसके बाद अपने को नेट लेना है।
समझ गया? क्लियर? सो बेसिक कॉस्ट ऑफ न्यू सेट, इंस्टॉलेशन सेटअप कॉस्ट ले ली, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल ले ली, माइनस कर दिया पुराने वाले में से जो मिलना था, जो बेचने में मिलेगा। एंड ये निकालते टाइम ये ध्यान देना है कि डायरेक्ट सिर्फ सेल वैल्यू नहीं लेनी है, उसमें से अपने को एडजस्ट करना है हमारा टैक्स बेनिफिट या टैक्स लॉस। क्लियर? तो ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ये चीज़ समझना कि यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा एक्सपेंस है ये तब का है जब रिप्लेसमेंट हो गया है। हमेशा दो चीज़ें लेके चलनी होती है, व्हेन रिप्लेसमेंट डन एंड व्हेन रिप्लेसमेंट नॉट डन। उन दोनों का डिफरेंस हमें लेके चलना होता है। ये पूरा का पूरा व्हेन रिप्लेसमेंट डन का है। अगर रिप्लेसमेंट नहीं होता तो यहाँ पे कुछ होता ही नहीं ना, ईयर जीरो के ऊपर कुछ कैश फ्लो आता ही नहीं। ये जो हमें पुरानी मशीन अपन बेच रहे हैं ये भी रिप्लेसमेंट हो रहा है इसलिए बिक रही है। ये व्हेन रिप्लेसमेंट नॉट डन का खर्चा नहीं है, ये व्हेन रिप्लेसमेंट डन का पॉइंट है। क्लियर? सो इसी के अंदर अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि ईयर जीरो पे यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे होगा, वो अपन ने ले लिया। लेकिन अब ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक आप सोचोगे तो दोनों रिप्लेसमेंट हो जाएगा तब भी खर्चा आएगा, रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो भी कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है? रिप्लेसमेंट होने के बाद यहाँ पे आपकी इनकम आएगी, यहाँ पे इनकम आएगी, यहाँ पे इनकम आएगी, यहाँ पे इनकम आएगी। लास्ट ईयर में आप इस असेट को बेचोगे तो यहाँ पे भी आपका कैश फ्लो आएगा। ठीक है? अगर रिप्लेसमेंट नहीं करते तो यहाँ पे आप कुछ कमा रहे थे, यहाँ पे भी कुछ कमा रहे थे, यहाँ पे कुछ कमा रहे थे, यहाँ पे कुछ कमा रहे थे, एंड रिप्लेसमेंट नहीं करते तो आपकी पुरानी वाली मशीन यहाँ पे बिक जाती ना, उसका भी कैश फ्लो यहाँ पे आता। सो मेरा पॉइंट यही है कि सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट को छोड़ के बाकी सारे सालों के लिए आपको हमेशा इंक्रीमेंटल सोचते हुए चलना है कि रिप्लेसमेंट कर दिया तो कितना है, रिप्लेसमेंट नहीं किया तो कितना होता। इन दोनों का डिफरेंस ही हमें सिर्फ लेना है। जैसा अपन ने यहाँ पे एसी के केस में देखा था, अपन सिर्फ सेविंग्स लेते चल रहे थे। करेक्ट? ठीक है, अब ये अपन ने इनिशियल का निकाल लिया। एनुअल और इंक्रीमेंटल सी फैट बहुत सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है। आपको एक तो ये देखना है कि अगर रिप्लेसमेंट कर दिया तो मेरे कितना कैश फ्लो बनेगा, तो मेरा कितना एनुअल कैश फ्लो आएगा। रिप्लेसमेंट नहीं करता तो मेरा एनुअल कितना कैश फ्लो करता। इन दोनों का अपन डिफरेंस ले लेंगे तो मेरे पास इंक्रीमेंटल सी फैट आ जाएगा हर साल का। इंक्रीमेंटल सी फैट आ जाएगा। सी फैट मतलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, राइट? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स अंडर न्यू प्रोजेक्ट माइनस कैश फ्लो आफ्टर टैक्स अंडर ओल्ड प्रोजेक्ट। ये दोनों का डिफरेंस आपको लेना है। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर एक बहुत अच्छा पॉइंट इसके अंदर आता है, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। अभी इतना समझ गया ना आप, पहले अपन पूरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद मैं उससे कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस देखना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे थोड़ा ट्रिकी पॉइंट आता है। इसी कंप्यूटेशन में ही ट्रिकी पॉइंट आता है। ठीक है? तो अपन देखेंगे, लेकिन पहले ये समझ गए कि अपने को बेसिकली इंक्रीमेंटल लेना होता है। ठीक है? उसके बाद टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो के अंदर भी हमें वैसे ही करना है कि टर्मिनल कैश फ्लो के अंदर कि न्यू प्रोजेक्ट के अंदर कितना आया है, अगर मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया तो मुझे कितना टर्मिनल कैश फ्लो मिलेगा, एंड अगर मैं रिप्लेसमेंट नहीं करता तो मुझे कितना कैश फ्लो मिल जाता टर्मिनल जब मैं एसेट को बेचता। तो वो दोनों मुझे लेना है। ठीक है? दोनों का डिफरेंस मुझे लेना है। ठीक है? तो बेसिकली जो अपन ने टर्मिनल कैश फ्लोस निकालना सीखा था पिछले केस के अंदर, नॉन रिप्लेसमेंट के अंदर, ये पूरी वर्किंग 2 बार होगी। एक तो न्यू मशीन के लिए जो आप रिप्लेस कर रहे हो तब रिप्लेसमेंट होने के बाद का कैश फ्लो, एंड दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं होता तो कितना मिलता, दोनों की वर्किंग होगी, दोनों का डिफरेंस आएगा यहां पे। समझा? समझा? ठीक है? अब यहां पे बच्चा एक जगह कंफ्यूज हो जाता है। यहां पे एक जगह बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आपने जो पुरानी मशीन थी उसको आपने 2 बार सेल कर दिया। एक तो आपने सेल वैल्यू यहां पे ली है, एक आपने सेल वैल्यू टर्मिनल कैश फ्लो वापस से यहां पे लिया है। एक सेकंड ना, ठीक है, चलो ओके, ठीक है, चलो। सो बेसिकली अपने को टर्मिनल के अंदर यहाँ पे बच्चा एक बार कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे आपने पुरानी वाली जो मशीन थी उसको आपने 2 बार बेच दिया। एक तो आपने यहाँ बेचा जब आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाला, तो एक तो आपने यहाँ बेचा, दूसरा आप यहाँ पे फिर से बेच रहे हो। समझना, यहाँ पे अच्छा पॉइंट आता है। वो पॉइंट ये है कि देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि जब मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, ये मेरा कैश फ्लो कौन सा है, जब मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। ये मेरा कैश फ्लो कौन सा है, जब मैं रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा हूँ। पहले जब मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर माइनस किया था सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, वो मैंने क्यों किया था कि वो मैंने किया था रिप्लेसमेंट हो गया है उसका कैश फ्लो, रिप्लेसमेंट हो गया है उसका कैश फ्लो निकालने के लिए, कि अगर मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ तो पुराने वाले को बेचूंगा, उससे मुझे इनफ्लो आएगा। तो वो रिप्लेसमेंट होने के कैश फ्लो में आया था। एंड जो मैं वापस से टर्मिनल कैश फ्लो ले रहा हूँ
वापस से टर्मिनल कैश फ्लो ले रहा हूँ पुरानी मशीन का, टर्मिनल कैश फ्लो के अंदर माइनस कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे वापस से कर रहा हूँ, टर्मिनल कैश फ्लो ऑफ ओल्ड प्रोजेक्ट माइनस कर रहा हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो कैश फ्लो है कि अगर मैं रिप्लेसमेंट नहीं करता, अगर मैं रिप्लेसमेंट नहीं करता तो ईयर 5 में इसको तो बेचता ही ना मैं, ईयर 5 में मैं इसको तो बेचता ही। तो सिंपल सी बात समझो, रिप्लेसमेंट होने के खर्चे के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो था उसके अंदर मैंने इसका सेल वैल्यू ले लिया था। जब रिप्लेसमेंट हो गया है उसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर मैंने इसका सेल वैल्यू ले लिया था, ठीक है। एंड उस केस के अंदर यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा एंड यहाँ पे मेरे कैश फ्लो आते जाएंगे एंड इस साल के एंड पे वो मशीन बिक जाएगी। तो वो खर्चा है रिप्लेसमेंट, वो कैश फ्लो है रिप्लेसमेंट होने का। जब टर्मिनल कैश फ्लो के अंदर मैं वापस से माइनस कर रहा हूँ इसकी सेल वैल्यू, वो कैश फ्लो है रिप्लेसमेंट। अगर मैं नहीं करता, रिप्लेसमेंट अगर मैं नहीं करता तो मैं इसको ईयर 0 पे नहीं बेचता, मैं इसको सीधा ईयर 5 पे बेचता। तो इसलिए मुझे उसको भी माइनस करना पड़ रहा है, समझे। तो वो दो बार आया तो सही, लेकिन वो अलग अलग पार्ट के अंदर आया। पहले बार आया था तब वो रिप्लेसमेंट होने का खर्चे के अंदर आया था, रिप्लेसमेंट होने के कैश फ्लो में आया था। अब जब वो वापस से टर्मिनल में आ रहा है तब वो आ रहा है रिप्लेसमेंट नहीं करता, तब ये लास्ट ईयर में मुझे कैश फ्लो मिलता, उस टाइम पे आ रहा है। समझ गया? क्लियर? चलो, तो अब बेसिकली अपन इसके एग्जांपल पे जाते हैं। आपको ब्रॉड ओवरव्यू आ गया इसका पूरा कि रिप्लेसमेंट कैसा है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो यहाँ पे इंक्रीमेंटल सीफेट अपन निकालते हैं ना, ये देखो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि अपने को एक ओल्ड का भी लेते हुए चलना है, एक न्यू का भी लेते हुए चलना है एंड फिर नीचे डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो इसको करते टाइम अपन कुछ शॉर्टकट कैलकुलेशंस करते हैं। डायरेक्टली ऐसा नहीं करते हैं कि अपन पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब जैसे अपन ने पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा था, ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट था अपना, ठीक है। ये पूरा पहले मैं एक बार बनाऊँ, रिप्लेसमेंट हो गया तो मैं वापस से बनाऊँ, रिप्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिर दोनों का डिफरेंस लेते हुए चलूँ, तो ये काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। तो इसके अंदर अपन कुछ शॉर्टकट कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। वो शॉर्टकट कैलकुलेशंस कैसी होती है उसके लिए अपन एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। मतलब बेसिकली क्वेश्चन नंबर, रिप्लेसमेंट का पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अब बेसिकली ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला है कि आप जब नई मशीन लोगे तो उसके अंदर आपकी इंक्रीज इन सेल्स होगी 5000 यूनिट्स की, ठीक है। एंड हर यूनिट के ऊपर आपको 3000 का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है। तो अब अपन ऐसा नहीं करेंगे कि पुरानी मशीन में कितनी सेल हो रही थी उसका पहले कंट्रीब्यूशन निकालो, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, क्यों दामझाम करना है सारा का सारा। सीधे अपन पकड़ेंगे इसके अंदर कि मेरी कितनी एडिशनल यूनिट्स बिक रही है। सिंपल, पहले मेरी 5000 बिक रही थी, अब मेरी 10000 बिकेंगी, तो मेरी 5000 एक्स्ट्रा बिकेंगी। वो 5000 मैंने एक्स्ट्रा ले ली, उसको डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 84 करोड़ का मेरा टोटल इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट पुराना ले तो सब कुछ सेम रहेगी, सिर्फ जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट लगेगी सिर्फ मैंने वो ले ली, तो ये इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट आ गई। तो मैंने अपन ने बेसिकली पहले क्या किया, पहले अपन ने इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, फिर अपन ने इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया उसमें से, तो जो बच के आएगा वो मेरा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से टैक्स माइनस कर दो तो वो टैक्स भी इंक्रीमेंटल बन जाएगा, फिर जो बच के आया वो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। समझा? तो अपन ने बेसिकली ये नहीं कि पूरा बनाया फिर पूरा बनाया, अपन ने एक एक आइटम को इंक्रीमेंटल ले लिया कि यहाँ तक का इंक्रीमेंटल ले लेते हैं, इस साइड कंट्रीब्यूशन का इंक्रीमेंटल ले लेते हैं, फिक्स कॉस्ट का इंक्रीमेंटल ले लेते हैं एंड उसको डिफरेंस ले लेंगे, तो अपने पास इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर उसमें से अपना टैक्स बनेगा, वो भी इंक्रीमेंटल ही आएगा। अगर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीमेंटल है तो टैक्स भी इंक्रीमेंटल ही आएगा, वो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीमेंटल ही आ जाएगा। तो इसके अंदर अपन ने ऐसा किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा और तामझाम है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो इसके अंदर आपको इसके अंदर लोगों ने क्या किया, इसके अंदर बेसिकली पर यूनिट लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 173 है, यहाँ पे 148 हो गई है, वो भी चेंज हो रही है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी कितनी एडिशनल यूनिट्स बिक रही है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से, वैसा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कांस्टेंट नहीं है, वो खुद भी चेंज हो रहा है। तो आपको डिफरेंस डायरेक्टली टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन का लेना पड़ेगा। तो अपन पहले टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो अपन ने पहले यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल, इसने एबिटा बोला है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे एबिटा है ये, इजी समझाने के लिए भी मैं आपको कंट्रीब्यूशन बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन इन लोगों ने निकाला, एबिटा बोल दो। टोटल एबिटा निकाला कैसे, पर यूनिट लेवल का एबिटा निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल यूनिट से। यहाँ पे पर यूनिट लेवल का एबिटा निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल यूनिट से, तो आपके पास टोटल एबिटा आ गया। अब यहाँ पे आपने डिफरेंस निकाल लिया कि ये मेरा इंक्रीमेंटल एबिटा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक का ये लोगों ने इंक्रीमेंटल निकाल लिया, यहाँ तक दोनों का कंपैरिजन करके इंक्रीमेंटल निकाल लिया। अब इसके आगे के हर आइटम को अपन डायरेक्टली इंक्रीमेंटल लेते हुए चलेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन को अपन ने सिर्फ इंक्रीमेंटल लिया है क्योंकि पुरानी वाली मशीन में डेप्रिसिएशन है ही नहीं, नई वाली मशीन के अंदर डेप्रिसिएशन है, तो सारा का सारा वो इंक्रीमेंटल आ गया, तो उसको अपन यहाँ पे माइनस कर दिया,
ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंटल ईबीटी आ गया, यहाँ पे आपके पास एबिटा इंक्रीमेंटल था, डिप्रिसिएशन इंक्रीमेंटल था, तो आपका ईबीटी भी इंक्रीमेंटल ही आएगा, उसमें से टैक्स जो बनेगा वो भी इंक्रीमेंटल ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने डिप्रिसिएशन जो इंक्रीमेंटल वाला था वापस एड बैक कर दिया, तो आपके पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स भी इंक्रीमेंटल आ गया। अब अपन कर ही सकते थे कि अपन पूरे को यहाँ से कंटिन्यू करते, इसको पूरे को यहाँ तक बनाते, इसको पूरे को यहाँ तक बनाते, एंड फिर इन दोनों का इंक्रीमेंटल का डिफरेंस ले लेते, वैसा भी कर सकते थे। इसे दूसरा अल्टरनेटिव ऐसा दे ही रखा है, वैसा अल्टरनेटिव दे ही रखा है, देखो। लेकिन इतना तामझाम क्यों करना है तुमको? तुमको दिख रहा है कि यहाँ तक ज़रूरत है निकालने की, इसके बाद से डायरेक्टली अपन इंक्रीमेंटल ले सकते हैं पर आइटम को, तो वैसा कर लो ना, क्यों तुम्हें पूरा पूरा निकालना है, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब इसके बाद पिछला वाला क्वेश्चन देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ी और अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास कोई रेवेन्यू नहीं बच रहा है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपकी सिर्फ कॉस्ट बच रही है, सिर्फ कॉस्ट बच रही है। कॉस्ट कैसे बच रही है आपकी? ये आपको दे रखा है कि एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट के अंदर 1,20,000 की कॉस्ट थी, ठीक है। न्यू इक्विपमेंट के अंदर आपकी कॉस्ट लगेगी सिर्फ 70,500 की, सॉरी, अगर आपने मॉडर्नाइज करा दिया उस मशीन को तो आपको 70,500 की लगेगी। अगर आप उस मशीन को बेच के नया ले लेते हो तो आपको 39,500 की आपको करनी पड़ेगी एनुअल कॉस्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर न्यूएंस ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर एक रिप्लेसमेंट डिसीजन नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर 2 रिप्लेसमेंट डिसीजन है, ठीक है। मतलब इस एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट को आप मॉडर्नाइज भी कर सकते हो, एक डिसीजन आपका ये हो गया। दूसरा डिसीजन हो गया कि इस एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट को आप बेच के नया मशीन भी ले सकते हो। तो 2 रिप्लेसमेंट डिसीजन इसके अंदर हो गए, एक तो मॉडर्नाइजेशन का, एक तो नई मशीन लेने का। वो उन दोनों के आपको कैश फ्लो निकालना है, वो दोनों के लिए आपको रिप्लेसमेंट डिसीजन वाली एक्सरसाइज करनी है, एंड फिर जो एनपीवी निकल के आएगी दोनों की, उनको आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो अगर आप पहले मॉडर्नाइजेशन का आप निकालोगे कि इसमें कितना इंक्रीमेंटल आ रहा है ओवर दिस, ठीक है, उसका एनपीवी निकलेगा। फिर आप निकालोगे कि न्यू मशीन का एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट के ऊपर कितना इंक्रीमेंटल आ रहा है, एंड देन उसका एनपीवी निकलेगा, ठीक है। अब ये करने के लिए अपने को पूरा पूरा कैश फ्लो नहीं बनाना है, रेवेन्यू तो कुछ है नहीं, सिर्फ सेविंग्स हो रही है इसके अंदर कॉस्ट की, तो जितनी सेविंग्स हो रही है वही इसका कैश फ्लो बन गया ना, जितनी सेविंग्स हो रही है वही इसका कैश फ्लो बन गया। आपको कॉस्ट टोटल यहाँ पे दे रखी है, ये 1,20,000 की, ये 70,500 की, जितना भी सेविंग कितना हो रहा है यहाँ पे 49,500 का, तो 49,500 ही आपका बेसिकली इंक्रीमेंटल सेविंग्स आ गई, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ गया। बाकी इसके अलावा कुछ और आइटम इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। न्यू मशीन के अंदर आपका इंक्रीमेंटल कितना आ गया 39,500, एंड यहाँ पे 1,20,000, कितना सेविंग्स हो गया 80,500 का, तो 80,500 ही आपका डायरेक्टली हो गया। तो आपको करना कुछ नहीं, लोगों ने टोटल दे ही रखा था, बस उसका डिफरेंस ले लो तो आपके पास इंक्रीमेंटल सेविंग्स आ जाएगी। तो आप कैसे करोगे यहाँ पे, ये देखो, ये इंक्रीमेंटल सेविंग्स आपकी आ गई 49,500 की इसके अंदर, मॉडर्नाइजेशन के अंदर 80,500 की न्यू मशीन के अंदर, उसमें से आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, वो भी इंक्रीमेंटल है पूरा पूरा। उसके बाद जो आपकी टोटल सेविंग्स आएगी ये भी आपकी इंक्रीमेंटल, उसमें से टैक्स माइनस करोगे वो भी इंक्रीमेंटल। तो बेसिकली आपने यहाँ तक का कंप्यूटेशन कर लिया, उसके आगे का सब कुछ इंक्रीमेंटल चल रहा है, ठीक है। पूरा पूरा नहीं बनाना कि इसको भी पूरा एंड तक बनाए, इसको भी पूरा एंड तक बनाए, फिर इसको भी पूरा एंड तक बनाए, फिर कंपेयर करें, नहीं। जहाँ तक एक्चुअल में पूरा पूरा बनाने, जहाँ तक बनाने का जरूरत है पूरा पूरा वहाँ तक ले लो। इस क्वेश्चन ने खुद ही दे रखा था आपको पूरा पूरा टोटल, तो डायरेक्टली इसका डिफरेंस ले लो ना, इसके आगे का आप सिर्फ इंक्रीमेंटल बनाओ, समझा, ठीक है। अब इसके बाद एक सबसे ज़्यादा फाइन न्यूएंस इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 65। अच्छा, इसको मैं बताता हूँ अगले टॉपिक के बाद में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ब्लॉक ऑफ असेट्स भी काम में आ रहा है, तो मैं पहले ब्लॉक ऑफ असेट के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, समझ गया बेसिकली पॉइंट क्या था, इन्वेस्टमेंट रिप्लेसमेंट क्लियर हुआ। कुछ कन्फ्यूजन है इसके अंदर, कुछ डाउट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा थोड़ा अटकता है। मतलब जिस एग्जाम क्लास में बताया था, जो मैक्सिमम डिफिकल्ट क्वेश्चन आना होगा, मैक्सिमम जो भी डिफिकल्ट आना होगा तो रिप्लेसमेंट्स में से ही आएगा, क्योंकि इसमें 2 प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा हो जाता है ये। उसके अलावा कुछ ज़्यादा, उससे ज़्यादा डिफिकल्टी आ ही नहीं सकती इस चैप्टर के अंदर, रिप्लेसमेंट ही है जिसमें ज़्यादा डिफिकल्ट पूछ सकता है। तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, कुछ भी डाउट है तो। या फिर आगे बढ़े। ठीक है गाइस, अभी अपन आगे बढ़ जाते हैं, ब्लॉक ऑफ असेट्स में आते हैं, ठीक है। अब ब्लॉक ऑफ असेट्स के अंदर अपन ने अच्छा खासा डिस्कशन किया था क्लास के अंदर कि बेसिकली ब्लॉक होता क्या है वगैरह, सारे अपन ने एग्जाम्पल तक देखे थे। अभी अपन इसको क्विकली ओवरव्यू लेंगे कि है क्या, एंड इसका अपन बेसिकली जो भी अपन ने समरी डिसाइड किया, डिस्कस किया था क्लास के अंदर, उसको अपन
उसको अपन देख लेंगे एक बार के लिए, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ असेट्स के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आप जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 32 के अंदर जब भी आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो आप पहले ब्लॉक ऑफ असेट्स के बेसिस के ऊपर लगाते हो, ठीक है। ब्लॉक ऑफ असेट्स बेसिस के ऊपर एंड हमारा जो अभी तक अपन नॉर्मल कर रहे थे उसमें डिफरेंस क्या होता है कि ब्लॉक ऑफ असेट्स के अंदर आप सारे असेट्स को ग्रुप कर देते हो, पहले सारे असेट्स को पहले ग्रुप कर देते हो एंड उस पूरे ग्रुप के ऊपर जिसको अपन ब्लॉक बोलते हैं उस पूरे ब्लॉक के ऊपर एक साथ डेप्रिसिएशन लगाते हो। अदरवाइज अपन अकाउंटिंग के अंदर जब भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो अपन हर एक असेट के ऊपर अलग अलग लगाते हैं, राइट। बट इनकम टैक्स बोलता है नहीं, पहले ग्रुप करो, ग्रुप करने के बाद डेप्रिसिएशन लगाओ सबके ऊपर एक साथ। तो वो ऐसा यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो अपन बेसिकली ब्लॉक बनाएंगे एंड ब्लॉक के अंदर आप सबके ऊपर एक साथ लगाते हो, इंडिविजुअल नहीं लगाते। एंड ब्लॉक के अंदर बेसिकली अपन वैल्यू निकालते कैसे, तो अगर आप ब्लॉक पर डेप्रिसिएशन चाहिए तो आपको ब्लॉक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ब्लॉक की वैल्यू निकलती कैसे, सबसे पहले आप ओपनिंग WDV ले लो ब्लॉक की, ठीक है। उसके अंदर आप ऐड करोगे वो कॉस्ट ऑफ असेट्स जो आपने अक्वायर किए हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स अक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, विच इज पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट कैसे निकलेगा, कल अपन बात करके आए थे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट कैसे निकलेगा, ठीक है। वैसा का वैसा यहाँ पे ऐड हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स। उसके बाद पहले आप माइनस करते हो सेल वैल्यू ऑफ असेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी असेट आपने बेचे साल में उसको पहले माइनस करते हो, इनकम टैक्स में ऐसे ही करते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू बच के आती है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, जो भी रेट देखिए क्वेश्चन के अंदर उसके ऊपर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। फिर बचा हुआ आता है आपका क्लोजिंग WDV, ये आपका फिर से अगले साल कैरी ऑन हो जाएगा, वापस से सेम काम तामझाम होगा। इनकम टैक्स के अंदर इस तरीके से होता है, ठीक है। तो क्योंकि अपन सेल वैल्यू को पहले ही माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएबल वैल्यू तक पहुंचने से पहले सेल वैल्यू पहले माइनस हो रही है, उसके बाद डेप्रिसिएशन लग रहा है। अगर अकाउंटिंग में क्या करते हैं, पहले डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, उसके बाद सेल वैल्यू माइनस होती है अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, फिर जो WDV बच के आएगी उसके ऊपर आप कैपिटल गेन लॉस निकालते हो। इनकम टैक्स उल्टा बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है पहले जो आपने असेट्स बेचे उसको पहले माइनस करो, बाकी बचे हुए के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ। दैट मीन्स इनकम टैक्स बोलता है कि जो आपने असेट्स बेचने हैं साल में, जो आपने बेचे हैं साल में, उन पर आपको डेप्रिसिएशन इस साल का नहीं मिलेगा। क्लियर, इनकम टैक्स के अंदर सेम रूल चलता है, ठीक है। अब जनरली ब्लॉक के अंदर WDV लगता है, SLM नहीं लगता, लेकिन ऐसे आपको SLM दे सकता है ब्लॉक के अंदर भी। सो ब्लॉक बोला है तो ब्लॉक लगाएंगे अपन, भले चाहे SLM दे रखा हो चाहे WDV दे रखा हो, ठीक है। अब इसके बाद अपन समझते हैं कि ब्लॉक के अंदर हमारे दो चीज़ें, हमारे लिए ब्लॉक रेलिवेंट क्यों है, दो चीज़ें निकालने के लिए। एक अपने को डेप्रिसिएशन चाहिए होता है, उसके लिए हमें ब्लॉक का रेलेवेंस है। दूसरा हमें कैपिटल गेन लॉस निकालना होता है, उसके लिए हमारा ब्लॉक का रेलेवेंस है। ये दो चीज़ों का रेलेवेंस है ब्लॉक का हमारे पास, ठीक है। तो अब एक बार बेसिक समझते हैं कि ब्लॉक के साथ में केस होता क्या है, ठीक है। देखो, ब्लॉक आपका चलता जाएगा कंटिन्यू होता जाएगा, तब तक चलेगा जब तक दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सबसे पहला, ब्लॉक के अंदर मिनिमम एक असेट पड़ी है, ठीक है। अगर ब्लॉक के अंदर एक भी असेट नहीं है तो ब्लॉक वैसे ही खत्म हो गया ना, ब्लॉक वैसे ही खत्म हो गया। तो ब्लॉक के अंदर मिनिमम एक असेट होनी चाहिए, ठीक है। साथ में दूसरी कंडीशन, उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू बची हुई होनी चाहिए ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो दो कंडीशन होनी चाहिए कि एक तो एक असेट मिनिमम होनी चाहिए एंड जितनी भी असेट्स हैं उनकी पॉजिटिव वैल्यू बची हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैल्यू जीरो हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तुम्हारा ब्लॉक चलता रहेगा, ब्लॉक चलता रहेगा। जब तुम्हारा ब्लॉक चलता नहीं रहेगा, जब तुम्हारा ब्लॉक खत्म हो जाएगा, तब तुम कैपिटल गेन एंड लॉस निकालते हो। जब तक ब्लॉक चलता जा रहा है तब तक कैपिटल गेन लॉस नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल गेन लॉस इंडिविजुअल एसेट के ऊपर नहीं लगता ब्लॉक के अंदर, पूरे पूरे ब्लॉक के ऊपर एक साथ लगता है। तो जब तक ब्लॉक चलता जा रहा है तब तक आप कैपिटल गेन लॉस नहीं निकालोगे। जब ब्लॉक खत्म हो रहा है सिर्फ तभी कैपिटल गेन लॉस निकलेगा। सो दैट मीन्स ये दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक भी क्या, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक असेट होना चाहिए एंड पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तब तक ब्लॉक तुम्हारा कंटिन्यू चलता जाएगा, तब तक तुम कैपिटल गेन लॉस नहीं लगाओगे ब्लॉक के ऊपर, डेप्रिसिएशन मिलता जाएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कब तुम्हारा कैपिटल गेन लॉस निकल के आएगा, जब तुम्हारा ब्लॉक खत्म हो जाएगा। ब्लॉक कब खत्म होगा, जब या तो एक भी असेट ब्लॉक के अंदर नहीं बची, तुमने सारी असेट बेच दी, ठीक है, या फिर असेट पड़ी है लेकिन वैल्यू नहीं है पॉजिटिव, उसके अंदर जीरो हो गई या फिर नेगेटिव हो गई, तब ब्लॉक तुम्हारा खत्म। जैसे तुम्हारा ब्लॉक खत्म तब तुम कैपिटल गेन लॉस का कैलकुलेशन कर दोगे। क्लियर है ये चीज़, ठीक है, ठीक है। तो कैपिटल गेन लॉस कैलकुलेटेड ओनली व्हेन ब्लॉक फिनिशेस, दैट इज ईदर नो असेट इज लेफ्ट इन द ब्लॉक और देयर इज नो पॉजिटिव वैल्यू लेफ्ट इन द ब्लॉक। फिर अपन ने केसेस देखे थे, उस केसेस के अंदर अभी अपन नहीं जाएंगे, अपन सीधे मुद्दे पे आएंगे। मुद्दा क्या है बेसिकली, ठीक है। तो अब ICAI जब आपको क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन के अंदर आपको दो केसेस दे सकता है। पहला तो ये, वो आपको बोलेगा कि ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही असेट है, देयर इज ओनली वन असेट इन द ब्लॉक, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है इसके अंदर बोले देयर आर मोर देन वन असेट इन द ब्लॉक, और ऐसे बोल सकता है देयर आर अदर असेट्स एज वेल इन द ब्लॉक, मतलब ब्लॉक के अंदर एक से ज़्यादा मशीन है,
बेसिकली, ठीक है। तो अब दोनों के केस के अंदर आपका ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाएगा। क्या होगा आपका ट्रीटमेंट? जब आपके पास सिर्फ एक ही एसेट है ब्लॉक के अंदर, तो जब आप इस मशीन को, जो आपका जिस मशीन के आप एनपीवी निकालते हुए चल रहे हो, ठीक है, जिसके लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर वो मशीन इकलौती मशीन है ब्लॉक के अंदर, तो जब आप इस मशीन को लास्ट ईयर में बेचोगे, टर्मिनल ईयर के अंदर बेचोगे, लास्ट ईयर के अंदर, तो उसके बाद क्या ब्लॉक के अंदर कोई भी मशीन बचेगी? एक ही मशीन थी, वो आपने बेच दी, तो देर इज नो असेट लेफ्ट इन द ब्लॉक, एक भी असेट नहीं है। तो पॉजिटिव वैल्यू चाहे हो चाहे नहीं हो, तो क्योंकि आपके पास असेट बची ही नहीं, तो आपका ब्लॉक खत्म। दैट मीन्स जब भी आपको ये केस देगा ओनली वन असेट इन द ब्लॉक लेफ्ट, तो आपको लास्ट ईयर के अंदर कैपिटल गेन लॉस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इस केस के अंदर आपको कैपिटल गेन लॉस विल बी अवेलेबल सिंस ब्लॉक विल सीज टू एग्जिस्ट, ठीक है। अगर आपके पास मोर देन वन असेट है ब्लॉक के अंदर, दैट इज वन प्लस, ये वन लिखा हुआ है ना, वन प्लस, ठीक है। तो अगर आपके पास मोर देन वन असेट लेफ्ट इन द ब्लॉक है, तो आप क्या करोगे? मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपके पास इस मशीन के अलावा एक और मशीन है ब्लॉक के अंदर, या उसके अलावा 2, 3, 4 जितनी भी मशीनें हो, ठीक है, तो जब आप इस मशीन को बेचोगे, तो आपके ब्लॉक के अंदर एक ना एक एसेट तो होगी, कम से कम एक और एसेट तो होगी, क्योंकि आपने एक ही बेची है, इसके अलावा और भी मशीन है, तो कम से कम एक तो बचेगी। अच्छा, और दूसरी कंडीशन हमारी क्या होती है कि पॉजिटिव वैल्यू लेफ्ट होनी चाहिए ब्लॉक के अंदर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या पॉजिटिव वैल्यू बची होगी ब्लॉक के अंदर जब तुम इस मशीन को बेचोगे? जो तुम्हारी मशीन है, लेट्स से उसकी WDV है ब्लॉक के अंदर 40,000 की, ठीक है, जो मशीन तुमने बेचनी है उसकी लेट्स से WDV ब्लॉक के अंदर है 40,000 की। अब ब्लॉक के अंदर इसके अलावा और भी मशीनों की WDV है, तो ब्लॉक के अंदर 40,000 प्लस ही होगी WDV, टोटल ब्लॉक की वैल्यू, ठीक है, 40,000 प्लस ही होगी। आपने सिर्फ ये मशीन बेचनी है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या बाकी ब्लॉक के अंदर इतनी भी वैल्यू नहीं है कि ये एक मशीन को बेचने पे पूरा ब्लॉक साफ हो जाएगा? इतनी तो कम से कम बाकी मशीनों के अंदर वैल्यू होगी ना। लेट्स से तुम इस मशीन को 43,000 में बेच रहे हो, लेट्स से, तो तुमको क्या लगता है बाकी ब्लॉक के अंदर 3,000 की वैल्यू भी नहीं होगी? कम से कम इतनी तो होगी, 4,000 की वैल्यू, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कुछ तो वैल्यू होगी। मतलब मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूं कि बाकी ब्लॉक के अंदर एटलीस्ट इतनी तो वैल्यू होगी ना कि वो इसके बेचने से साफ नहीं हो जाए पूरा का पूरा। दैट मीन्स ब्लॉक विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, क्योंकि मोर देन वन असेट, ऑलरेडी एक से ज़्यादा असेट अवेलेबल है ब्लॉक के अंदर, तो बेचने के बाद में भी कम से कम एक तो होगा ही, दूसरा पॉजिटिव वैल्यू बची होगी। दैट इज अ मोर रीजनेबल अजम्पशन। तो मुझे बताओ, ये अजम्पशन बहुत अनरीजनेबल नहीं हो जाएगा कि तुम ये मान के चलोगे कि एक मशीन पूरे ब्लॉक को साफ कर देगी? अनरीजनेबल हो जाएगा ना। तो अपन ऑब्वियसली ये ज्यूम करेंगे कि इसके अंदर ब्लॉक कंटिन्यू रहेगा, वैल्यू रहेगी कुछ ना कुछ बेचने के बाद में भी। तो दैट मीन्स ब्लॉक विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एंड दैट्स व्हाई इस केस के अंदर आपके पास कैपिटल गेन लॉस एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सो कैपिटल गेन लॉस विल नॉट बी अवेलेबल सिंस ब्लॉक विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, बच्चे इसमें इतने कंफ्यूज रहते हैं ब्लॉक वाले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आईसीए ने सत्यानाश कर रखी है इसको, इस पूरे, कहीं पे गलत लगाता है, कहीं पे सही लगाता है, कहीं पे लॉजिकल लगाता है, कहीं पे लॉजिकल, सत्यानाश कर रखी है। बताते भी नहीं है ना बच्चों को कि भाई लॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है। इनकम टैक्स को अलग रखते हैं, एफएम को अलग रखते हैं, लेकिन आपको लिंक करना पड़ेगा उसको इनकम टैक्स से, तभी समझोगे आप इसको। तो मैंने लिंक कर दिया। सो बेसिक सा बात यह है कि जब इसको बेचोगे तो कैपिटल गेन लॉस आपके ऊपर नहीं लगेगा जब आपके पास मोर देन वन असेट है ब्लॉक के अंदर, ठीक है। सिंपल, विल नॉट बी अवेलेबल। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब दूसरा, कैपिटल गेन लॉस निकलता है WDV के बेसिस पे, जो आपने बेची थी, जो आप सेल वैल्यू कर रहे हो, माइनस आपके WDV क्या थी, उसके ऊपर निकलती है। तो पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि WDV कैसे निकलेगी, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे ही गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो WDV निकालते टाइम अपन ने एक बात समझी कि क्लोजिंग WDV अपन कैसे निकालते हैं। अपन पहले सेल वैल्यू माइनस करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आती है डेप्रिशिएबल वैल्यू, उसके ऊपर डेप्रिशिएशन लगाते हैं एंड देन उसके बाद क्लोजिंग WDV आती है, ठीक है। तो बेसिकली करेक्ट ट्रीटमेंट तो ये होना चाहिए, लेकिन ICI कभी सही करता है, कभी गलत करता है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ICI गलत ही करता है, रेयरली सही करता है, ठीक है। तो रेयरली सही होने का मतलब क्या है, सही होना कैसे चाहिए था वैसे आइडियली, कि तुम ओपनिंग WDV लो, उसमें से सेल वैल्यू माइनस कर लो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास से वही मशीन अवेलेबल है, हमारे पास पूरा ब्लॉक अवेलेबल नहीं, हमारे पास से वही मशीन अवेलेबल है जो हमारे क्वेश्चन के अंदर है। उसकी ओपनिंग WDV लो, उसमें से सेल वैल्यू माइनस कर दो, बाकी आपके पास आ जाएगी कैपिटल गेन लॉस। डायरेक्टली कैपिटल गेन लॉस आ गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन इस साल का नहीं मिलेगा अपने को, लास्ट ईयर का अपन डेप्रिसिएशन अवेल ही नहीं कर सकते इस मशीन के ऊपर। डायरेक्टली अपन सेल वैल्यू माइनस करेंगे तो कैपिटल गेन लॉस आ जाएगा। इस साल का डेप्रिसिएशन है ही नहीं, तो ओपनिंग WDV इज क्लोजिंग WDV, डेप्रिसिएशन है ही नहीं इस साल में, सीधे सेल वैल्यू माइनस करी, कैपिटल गेन लॉस आ गया। दिस इज करेक्ट ट्रीटमेंट। लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, जो भी ओपनिंग WDV आ रहा था उसमें सेल वैल्यू माइनस कर दो, कैपिटल गेन लॉस आ जाएगा।
बट ये सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन के अंदर हो रखा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर ऐसे ने गलत ट्रीटमेंट ही कर रखा है। क्या कर रखा है, पहले ओपनिंग WDV लेगा, फिर इस साल का डेप्रिसिएशन लेगा, किस साल की बात कर रहा हूँ, जिस साल में बेचनी है एसेट उस साल की, ठीक है, उस साल का डेप्रिसिएशन लगाएगा, फिर क्लोजिंग WDV आएगी एंड देन उसमें से सेल वैल्यू डिफरेंस का लिया जाएगा, ठीक है। तो फाइनल ईयर के लिए भी आप डेप्रिसिएशन ले लोगे, जो ऐसे ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा करता है। अपने को क्या फॉलो करना है, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अगर यही फॉलो कर रहा है तो अपन यही फॉलो करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो अब बेसिकली अपने दो चीज़ें समझ ली, कैपिटल गेन लॉस कैसे निकालना है एंड क्लोजिंग WDV कैसे निकालनी है। तीसरा मुद्दा, ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट लगाना कब है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट तभी लगाया जाता है जब ICAI ने बोल रखा हो, क्वेश्चन के अंदर ब्लॉक का जिक्र हो कि ब्लॉक के अंदर एक ही एसेट है, ब्लॉक के अंदर दो एसेट्स हैं, उससे ज़्यादा एसेट्स हैं। जब वो बोले ब्लॉक ऑफ एसेट्स के अंदर क्वेश्चन में जिक्र हो, तभी ब्लॉक ऑफ एसेट्स लगाया जाता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर। तो अपन ऑब्वियसली इसी को फॉलो करेंगे। लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसके अंदर ब्लॉक लगा दिया गया है बिना बोले, वो अपन फॉलो नहीं करेंगे। तो जब अगर ब्लॉक के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है तो अपन नॉर्मल चलेंगे, इंडिविजुअल एसेट सिस्टम पे चलेंगे अपन, इंडिविजुअल एसेट सिस्टम जो अपन पहले कर रहे थे, यानी हर एसेट के ऊपर अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाएंगे, हर एसेट के ऊपर अलग अलग कैपिटल गेन लॉस लगाएंगे, यानी लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन भी लेंगे एंड लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लेने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसके ऊपर कैपिटल गेन लॉस कैलकुलेट होगा। सारे केस के अंदर कैपिटल गेन लॉस कैलकुलेट होगा अगर आपके पास इंडिविजुअल एसेट सिस्टम चल रहा है तो। इट्स ओनली व्हेन ब्लॉक ऑफ एसेट लगता है जब आपके पास मोर देन वन एसेट है कि आपके पास कैपिटल गेन लॉस लास्ट ईयर के अंदर नहीं आता। तो ये सारी मुद्दा तब है जब ब्लॉक का जिक्र हो। ब्लॉक नहीं हो तो अपन ने कल बात करी थी कि नॉन ब्लॉक वाले केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, आप वो करोगे। ये अपन नॉन ब्लॉक वाला पढ़ के आए थे, ठीक है, नॉर्मल जैसा आप अकाउंटिंग में करते हो वैसा नॉर्मल, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब कैपिटल गेन एंड लॉस कैलकुलेट किस रेट के ऊपर होगा, आपको नॉर्मल इनकम टैक्स रेट क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, ठीक है, उसके साथ में आपको कैपिटल गेन टैक्स रेट भी दे रखी होगी। अगर आपको कैपिटल गेन टैक्स रेट दे रखी है तो कैपिटल गेन टैक्स रेट से आपका कैपिटल गेन या लॉस निकल के आएगा, ठीक है। जो भी आपकी टैक्स सेविंग बननी है, जो भी टैक्स लॉस आना है कैपिटल गेन के ऊपर, आपका वो कैपिटल गेन की टैक्स रेट से निकल के आएगा। अगर वो टैक्स रेट नहीं दे रखी सो आप नॉर्मल टैक्स रेट से ही निकाल दो, जो नॉर्मल टैक्स रेट दे रखी, पता ही है ना कि अपना कैपिटल गेन का रेट अलग होता है नॉर्मल टैक्स रेट से। सो अगर दे रखी अलग से टैक्स रेट तो अपन उससे निकाल देंगे, अगर नहीं दे रखी तो नॉर्मल टैक्स रेट से निकाल देंगे, क्लियर। सो बेसिकली समझे था, लगेगा कब ब्लॉक ऑफ एसेट्स, जब बोला है, नहीं बोला है तो अपन नहीं करेंगे। दूसरा, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन अपन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, अपन लगा देंगे, ठीक है। लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, उसके बाद जो बचेगी उसके ऊपर कैपिटल गेन लॉस निकलेगा। कैपिटल गेन लॉस कब निकलेगा, जब सिर्फ एक एसेट है ब्लॉक के अंदर, व्हेन देयर आर मोर देन वन एसेट इन द ब्लॉक, तब कैपिटल गेन लॉस नहीं निकलेगा। लास्ट ईयर के अंदर कुछ कैलकुलेशन नहीं करोगे आप कैपिटल गेन लॉस की, सिंपल। चलो, तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट्स की स्टोरी पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल क्वेश्चन दिखा देता हूं जो मैं बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन के अंदर WDV है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको WDV दे रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड आपको लाइफ भी कितनी दे रखी है, 4 साल की मशीन की लाइफ है, ठीक है। WDV दे रखा है एंड 4 साल की आपको लाइफ दे रखी है। अब बेसिकली आपको पता है जब WDV होता है तो हर साल का कैश फ्लो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम इसके अंदर क्या हो जाएगी कि एक तो आपके पास 4 साल की लाइफ है और ऊपर से हर साल का कैश फ्लो अलग अलग है, तो आपको 4 साल का निकालना पड़ेगा, प्लस ये रिप्लेसमेंट और है, तो आपको नया वाले का भी निकालना पड़ेगा, पुराने वाले का भी निकालना पड़ेगा। तो वो मेथड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेटिव है वैसा, तुम चाहो तो वैसा कर सकते हो, क्लास में मैंने बताया था, तुम चाहो तो तुम वैसा कर सकते हो। ये लोगों ने क्या किया, पहले एग्जिस्टिंग मशीन के अंदर 4 साल का कैश फ्लो निकाल दिया, ये एग्जिस्टिंग है, देन न्यू के अंदर 4 का निकाला, देन इंक्रीमेंटल ले लिया। क्या तुम ऐसा करना चाहोगे? इतना टाइम है तुम्हारे पास, नहीं कर पाएंगे अपन ऐसा, तो अपन ऑब्वियसली इसके अंदर शॉर्टकट फॉलो करेंगे। वो शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 65 किधर है, 65, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करोगे देखो, हमारा हर साल का कैश फ्लो अलग अलग होना स्टार्ट किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वजह से, ठीक है। बाकी के सारे आइटम सब कुछ सेम है, ठीक है। कैसे, क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका एनुअल ऑपरेटिंग डेज सेम है, आपके ऑपरेटिंग आवर्स पर डे सेम है, आपका सेलिंग प्राइस सेम है, मटेरियल कॉस्ट सेम है, आउटपुट पर आवर चेंज हुआ है, तो आपका आउटपुट बदल गया है,
आउटपुट का यूनिट्स बदल गया है, लेकिन उसके अलावा बाकी की पूरी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट में थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पे, ठीक है। आपका फिक्स्ड ओवरहेड आपके यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सो ये जो चीज़ है ये आपकी आपका हर साल न्यू मशीन के अंदर कैश फ्लो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। आपका हर साल एग्जिस्टिंग मशीन के अंदर कैश फ्लो सेम ही रहने वाला है डेप्रिसिएशन से पहले। अगर डेप्रिसिएशन की बात अपन नहीं करें, अगर अपन उसको भूल जाएं एक बार के लिए, तो डेप्रिसिएशन से पहले का कंप्यूटेशन तो हर साल के अंदर न्यू मशीन के लिए सेम है, एग्जिस्टिंग मशीन के लिए सेम है, करेक्ट है। तो आप एक काम करो, आप एक पहले इंक्रीमेंटल अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स निकाल लो, जो हर साल की सेम होगी, करेक्ट है, क्योंकि न्यू मशीन के अंदर भी हर साल सेम आएगा, यहाँ तक पुरानी मशीन के अंदर भी हर साल सेम आएगा। तो अपन ने क्या किया, न्यू मशीन के अंदर अपन ने अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स निकाल लिया, ठीक है। ओल्ड मशीन के अंदर अपन ने अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स निकाल लिया, ठीक है। एंड देन वहाँ पे अपन ने इंक्रीमेंटल ले लिया, ठीक है। कैसे निकाला, यूनिट्स ले ली, ठीक है, जो दे रखी, यूनिट्स ले ली जो दे रखी, सेल्स निकाल ली, मटेरियल कॉस्ट दोनों में से माइनस कर दिया, लेबर कॉस्ट दोनों में से माइनस कर दी, फिक्स कॉस्ट दोनों की माइनस कर दी, तो बच के आ गया एनुअल अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे वो दिमाग नहीं लगा सकते अपन कि अपन हर आइटम को इंक्रीमेंटल कर लेते हैं, वो फिर बड़ा मेथड हो जाएगा। तुम हर आइटम को इंक्रीमेंटल करने जाओगे वो बड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा तुम यहाँ तक टोटल निकाल लो एंड टोटल का इंक्रीमेंटल ले लेना सीधे, ठीक है। तो यहाँ तक अपना अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स इंक्रीमेंटल आ गया। अब इसके आगे का हर साल का कंप्यूटेशन अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि हर साल में WDV का डेप्रिसिएशन अलग अलग है, ठीक है। WDV मेथड से डेप्रिसिएशन निकल रहा है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन अलग अलग निकलेगा। तो बेसिकली अपन ने क्या किया, ये इंक्रीमेंटल EBDT को अपन ने हर साल के लिए ले लिया, 4 साल के लिए, 1 2 3 4, यहाँ तक का जो था ये हर साल का सेम था, सिर्फ इसके आगे से फ़र्क आना स्टार्ट होगा। तो अपन ने इंक्रीमेंटल EBDT ले लिया, इसके आगे से जो डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटल बन के आ रहा है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लिया सिर्फ, क्योंकि अपना EBTD भी इंक्रीमेंटल ही है, तो इसके आगे का डेप्रिसिएशन भी अपन को इंक्रीमेंटल ही लेना है। डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटल ले लिया सारे साल का, वो माइनस किया, इंक्रीमेंटल EBT आ गया, ठीक है। उसमें से टैक्स माइनस कर दिया, वो भी इंक्रीमेंटल आएगा, क्योंकि EBT भी इंक्रीमेंटल था, करेक्ट, क्लियर है ना, ठीक है। देन उसके बाद इंक्रीमेंटल EAT आ गया, उसमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दो, ठीक है। इंक्रीमेंटल CFAT आ गया, इंक्रीमेंटल CFAT को डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकल के आ जाएगी हर साल की, बस आगे कंप्यूटेशन तो नॉर्मली है, ठीक है। अब मुद्दा यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे निकला, ठीक है। वो निकालने के भी हमारे पास 2 तरीके हैं, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालने के 2 तरीके हैं, एक लंबा मेथड, एक शॉर्टकट मेथड, ठीक है। लंबा मेथड क्या हो सकता है, देखो ये ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ब्लॉक एप्लीकेबल हो रहा है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, देयर आर सेवरल मशीन्स इन द 20% ब्लॉक, ठीक है, और भी मशीनें हैं ब्लॉक के अंदर। तो इसके अंदर आप क्या करोगे पहला तो ये कि अगर आपने रिप्लेसमेंट करना था, अगर आपने रिप्लेसमेंट कर लिया है, तो आपकी ब्लॉक की वैल्यू 10,84,000 हो जाएगी, ठीक है। आप इसके ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन हर साल का निकालते चलो WDV के ऊपर, पहले साल का निकालो, फिर दूसरे साल का निकालो, फिर तीसरे साल का निकालो, चौथे साल का निकालो, ब्लॉक के ऊपर 10,84,000 के ऊपर पहले 20% लगाओ, फिर क्लोजिंग WDV निकलेगी माइनस करके, फिर उसके ऊपर 20% लगाओ, फिर उसको माइनस करके क्लोजिंग WDV निकालो, फिर उसके ऊपर 20% लगाओ, ऐसे आप करके न्यू वाले का निकाल सकते हो। दूसरा आप क्या करोगे, ये तो सिर्फ न्यू का हो गया, अपने को चाहिए इंक्रीमेंटल, तो अपन इसी तरीके से ओल्ड का भी करेंगे कि ओल्ड की WDV कितनी थी, वो है 3,84,000 की, ठीक है। इस पर भी अपन आएंगे कि कैसे निकली वो, पहले इतना समझो कि डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटल कैसे निकला, 3,84,000 की, उसके ऊपर 20% लगाएंगे इस साल का, फिर इस साल का, फिर इस साल का, फिर इस साल का, तो हर साल का डेप्रिसिएशन आ गया, डिफरेंस ले लो, इंक्रीमेंटल आ जाएगा हर साल का, ठीक है। ये पहला तरीका, इसके अंदर आपको हर साल का दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपको पता है रेट आपकी 20% ही है, ठीक है, इसमें आप 10,84,000 पे लगा रहे हो, इसमें 384 पे लगा रहे हो, एंड फिर उसको माइनस कर रहे हो, हर साल में यही कर रहे हो, तो इससे अच्छा आप एक काम करो, 10,84,000 माइनस 3,84,000 कर दो, ठीक है। तो वह आपका एक इंक्रीमेंटल बेस दे देगा आपको डेप्रिसिएशन का, एंड उसके ऊपर आप 20% निकाल दो। बात देखिए, आप दोनों के ऊपर 20% लगा के फिर उसको माइनस करो, या पहले उनकी ब्लॉक की वैल्यू को माइनस कर दो, उसके ऊपर 20% लगाओ। बात देखिए, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप न्यू WDV माइनस ओल्ड WDV कर दो, विच इज व्हाट 10,84,000 माइनस 384, ठीक है, एंड उसका 20% ले लो, एक ही बात है। अगर इसको खोलोगे ब्रैकेट को तो वही कंप्यूटेशन ही आएगी ना, ठीक है। तो इसका डिफरेंस ले लो एंड उसके ऊपर 20% लगा दो, इससे काम क्या होगा, आपको हर साल का नहीं निकालना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है, इसके ऊपर आप 20% लगाओ,
फिर उस डेप्रिसिएशन को माइनस करो, फिर उसके ऊपर 20% लगाओ, तो जो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकलता वो आएगा, वो हमें ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटल आएगा, क्योंकि आपने इंक्रीमेंटल, आपने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया कि ब्लॉक वैल्यू में डिफरेंस कितना है, उसके ऊपर आप 20% लोगे तो डायरेक्टली आपको इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन दे देगा, तो आपको दोनों का अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंटल बेस फॉर डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल बेस फॉर डेप्रिसिएशन। ये कैसे निकला हमारा, 1084 माइनस 384 कितना होता है, 7 लाख, 7 लाख का 20%, ये आपका इंक्रीमेंटल बेस। तो 7 लाख का 20% का डेप्रिसिएशन आप हर साल चार्ज करोगे, तो यहाँ पे अपन ने कैसे निकाला, ये 7 लाख का 20% आ गया 1,40,000, ठीक है, 7 लाख का 20%, फिर 7 लाख में से 1,40,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि अभी इंक्रीमेंटल वैल्यू थोड़ी कम होगी, 7 लाख माइनस 1,40,000 कितना बचा, 5,60,000, तो 5,60,000 पे 20% अगले साल, उसमें से 1,12,000 का डेप्रिसिएशन आया, उसको वापस से माइनस करेंगे, तो अगले साल ब्लॉक की वैल्यू कितनी बचेगी, 4,48,000, उसका 20% 89,600, फिर उसमें से ये डेप्रिसिएशन इसमें से वापस से माइनस करो तो अगले साल कितनी बचेगी, 358,400, उसके ऊपर 20% लगाओ तो लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन भी आ गया। समझा ये क्या हुआ, ठीक है। अब ब्लॉक की वैल्यू कैसे निकल के वो समझना है अपने को, ठीक है, बिकॉज ब्लॉक इसीलिए तो रोका था मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है। अगेन आपको यहाँ पे दो चीज़ें सोचनी है, वही जो मैंने बोला था, रिप्लेसमेंट हो गया तो ब्लॉक कैसे परफॉर्म करेगा, रिप्लेसमेंट नहीं होता तो ब्लॉक की वैल्यू क्या होती है अपने को वो सोचना है, ठीक है। अगर रिप्लेसमेंट नहीं होता तो ब्लॉक कितना रहता, समझो, ठीक है। आपको मशीन की सिर्फ परचेज प्राइस दे रखी है, आपको मशीन की परचेज प्राइस दे रखी है जो 2 साल पहले परचेज हुई थी, आज परचेज नहीं हुई पुरानी वाली मशीन, वो 2 साल पहले हुई थी, तो आपको कंपैरिजन के लिए उसकी आज की WDV चाहिए, ठीक है, आज की WDV चाहिए, तभी तो आप आगे के 4 साल के लिए डेप्रिसिएशन निकालोगे उसका, तो आपको उसकी आज की WDV चाहिए। सबसे पहले आपने क्या किया, उसकी परचेज प्राइस ली एंड 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। पहले वाले में फर्स्ट ईयर का 20% पे निकला, फिर माइनस होकर डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर एंड की क्लोजिंग WDV आ गई, उसके ऊपर आपका सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 96,000, देन आपके पास थर्ड ईयर की ओपनिंग WDV आ गई, ठीक है। तो जब अपन नई मशीन खरीद रहे हैं उस टाइम पे पुरानी वाली मशीन का WDV 384 है, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट होने पे क्या होगा वो समझना, रिप्लेसमेंट होने पे क्या हो जाएगा, पहले तो ये मशीन तुम्हारी ब्लॉक में ऑलरेडी है, ठीक है, इसके अंदर एक नई मशीन ऐड हो जाएगी इस ब्लॉक के अंदर एंड ये वाली साफ हो जाएगी ब्लॉक में से, ठीक है। तो अगर तुम रिप्लेसमेंट करोगे तो 384 की ओपनिंग WDV है, इसमें तुम ऐड करोगे नई मशीन की कॉस्ट जो क्वेश्चन में दे रखी है 10 लाख की, वो 10 लाख तुमने ऐड कर दिया, इसमें से तुम माइनस करोगे सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन को, पूरी 384 साफ नहीं होगी, सिर्फ पुरानी मशीन की सेल वैल्यू साफ होती है। अभी अपन ब्लॉक के कैलकुलेशन से देख के आए हैं, ब्लॉक के अंदर जो असेट बिकती है उसकी सेल वैल्यू माइनस होती है, पता है ना। इवन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर तो जो प्रीमियम मिलता है असेट डिस्पोज होने पे, असेट की तबाह हो गई, असेट डिस्ट्रॉय हो गई, आग लग गई, तो जो प्रीमियम मिलता है इवन उसको भी अपन यहाँ पे माइनस करता है, ठीक है। तो ओपनिंग WDV के अंदर तो पूरी WDV है, लेकिन माइनस सिर्फ सेल वैल्यू होती है। अभी अपन देख के आए, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो ये मेरे लिए बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा ना तो फिर तुम घर जाकर तुम इस पर इतना टाइम खर्च कर दोगे इस क्वेश्चन के ऊपर, अननेसेसरी सेंस ही नहीं बनता, कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। पुराने कल वाले क्वेश्चन में इतना ज़रूरत नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। कहाँ गया ब्लॉक, ब्लॉक 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 ब्लॉक, हाँ ये आ गया ब्लॉक, ठीक है। ये ओपनिंग WDV है, ठीक है, आपने एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ले ली, माइनस क्या किया, सेल वैल्यू ऑफ असेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, सेल वैल्यू, तो सेल वैल्यू माइनस होगी इररिस्पेक्टिव की उसकी ओपनिंग WDV कितनी थी, ठीक है। सो अपन ने सेल वैल्यू माइनस कर दी ओल्ड मशीन की, विच इज 3 लाख रुपीज़, 3 लाख की बिकी है, तो डेप्रिसिएशन वैल्यू ब्लॉक की कितनी आ गई, 10,84,000। ये 10,84,000 कब की है, जब रिप्लेसमेंट हो रहा है, रिप्लेसमेंट नहीं होता तो कितनी थी, 384। तो रिप्लेसमेंट नहीं होता तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता रहता हर साल, रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता जाएगा हर साल। अभी अपने पास इंक्रीमेंटल बेस नहीं आया है, इंक्रीमेंटल बेस कैसे आएगा, जब मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँगा, 10,84,000 384 का, जो मैंने आपको पहले भी समझाया, 1084 माइनस 384 वो आएगा यहाँ पे, कितना आएगा वो, 7 लाख रुपीज़, 1084 माइनस 384। कई बार बच्चे को लगता है कि यहाँ पे आके मेरा इंक्रीमेंटल बेस आ गया, ये नहीं आया, ये रिप्लेसमेंट होने के बाद का है, नॉट द डिफरेंस बिटवीन रिप्लेसमेंट हो गया तो रिप्लेसमेंट नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। उसके लिए आपको दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगता तो क्या करते, तो आप ये सारा तामझाम नहीं करते, ये ब्लॉक की वैल्यू सीधे इसकी WDV लेते,
ठीक है, सीधे इसकी WDV लेते एंड जितने में ये वाली खरीदी आपने, ये वाली कितनी खरीदी 10 लाख की, सीधे उसके ऊपर लगाना स्टार्ट कर देते। हर एसेट को अपन इंडिविजुअल ट्रीट करते। ये ऐड हो रहा है फिर ये लेस हो रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों को अपने को साथ में ट्रीट करना है। साथ में ट्रीट नहीं करना होता तो ना तो ये ब्लॉक का कुछ कैलकुलेशन आता ही नहीं ना। सीधे सीधे इसका 384 ले लेते एंड इसको 10 लाख ले लेते, उन दोनों का डिफरेंस ले लेते, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाता हर साल का इंक्रीमेंटल। समझा? क्लियर? चलो ये अपना टॉपिक क्लियर। जितना न्यूएंस मैक्सिमम पॉसिबल थे रिप्लेसमेंट के मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी, तो एक क्वेश्चन करने में इतनी डिफिकल्टी अब नहीं आएगी। ठीक है, ब्लॉक ऑफ एसेट का टॉपिक भी अपना खत्म हो गया। अब अपने कैश फ्लो कंप्यूटेशन पूरी खत्म हो गई है। कैश फ्लो कंप्यूटेशन में जितना भी न्यूएंसेस थे अपन ने सब डिस्कस कर लिए। अब सिर्फ छोटी मोटी टेक्निक्स बची हैं, तो अपन टेक्निक्स के ऊपर आ जाते हैं अभी। ठीक है, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हो गया अपना। आजा राजा कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, देखो अपन ने पेबैक पीरियड कर लिया, अपन ने डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कर लिया, अपन ने नेट प्रेजेंट वैल्यू कर ली, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कर लिया, IRR कर लिया, MIRR कर लिया। क्या बचा है? सिर्फ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। टेक्निक के अंदर से वो बचा है। कैश फ्लो अपना पूरा हो गया। अपने को बस अब ये टेक्निक सीखनी है एंड दो कुछ स्पेशल केसेस हैं वो अपने को समझना है। 3 टॉपिक और चैप्टर खत्म। ठीक है, चलो अब आते हैं अभी अपन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पे, या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो भी इसको बोला जाता है। ठीक है, देखो इसके 2 नाम हैं, आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं, ARR शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, अब इसके साथ में अपने मुद्दा क्या है, क्योंकि नाम में अकाउंटिंग है तो ये अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के ऊपर बेस्ड है, ये कैश फ्लो के ऊपर नहीं चलती। दिस इज द ओनली टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन नॉन कैश फ्लोस, बुक प्रॉफिट के ऊपर चलती है ये। इवन जो अपन ने ऊपर प्रिंसिपल्स भी देखे थे, उस प्रिंसिपल्स के ब्रैकेट में मैंने लिख दिया था। जो पहला प्रिंसिपल था कि इट इज बेस्ड ऑन कैश प्रॉफिट, कैश नॉट बुक प्रॉफिट, वहीं पे लिखा था एक्सेप्ट ARR टेक्निक। तो इसके अलावा सब कुछ कैश पे है, यही बुक प्रॉफिट। इसलिए इसको लास्ट में अपन देखते हैं कि पहले कैश कैश समझ लो, इसको स्टार्टिंग में पढ़ा के तुम्हारा दिमाग क्यों खराब करूँ मैं तो इसलिए इसको लास्ट में देखते हैं अपन। ठीक है, तो अब बुक प्रॉफिट क्या होता है? क्या बुक प्रॉफिट EBIT होता है? क्या बुक प्रॉफिट EBT होगा? क्या वो EAT होगा? क्या वो ETAS होगा? कल अपन बात करके आए। अपन बेसिकली सारा कैश फ्लोस क्यों निकाल रहे हैं, ये सब कुछ अपना कंप्यूटेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि अपन ये देख सकें कि आपकी सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वही चेक करना चाहते हैं। तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करने के लिए अपन ऑलरेडी चेक कर रहे हैं, उसको रेट अलग से ले रहे हैं, तो अपन जो कंप्यूटेशन करेंगे उसके अंदर फाइनेंसिंग कॉस्ट नहीं आएगी। एग्जाम्पल भी दिया था कल, वरना लात जूते गाली सब दोगे ऐसे दोस्त को जो पहले ही माइनस करके बता रहे हो तुमको अमाउंट। ठीक है, एक याद है ना, 100, 150, 50 एग्जाम्पल। ठीक है, तो बेसिक वही है कि अब अपने को यहाँ पे भी EBIT लेना पड़ेगा, सारी फाइनेंसिंग कॉस्ट पे करने से पहले वाला अमाउंट। तो दिस इज जस्ट लाइक योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अपने को आफ्टर टैक्स लेना है, सारी कंप्यूटेशन आफ्टर टैक्स होगी। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर टैक्स कैसे निकलता है? EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो ये भी वैसे बनेगा EBIT या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 1 माइनस टैक्स, एंड नीचे अपन कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे इन्वेस्टमेंट लेंगे, क्योंकि अपन पूरी कंपनी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे अपन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जितनी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जाएगी सिर्फ वो लेते हुए चलेंगे। ठीक है, बट क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 1 साल का होता है, यहाँ पे अपन पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, 4, 5, 6 7 साल आ जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ी न्यूएंस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके लिए अपने पास मल्टीपल अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा हो, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि आप पहले निकालो बुक प्रॉफिट या फिर EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो मैंने एग्जांपल दे रखा है उसमें टैक्स नहीं है, अज्यूम नो टैक्स, इसलिए मैंने सिर्फ EBIT के ऊपर रोक दिया कंप्यूटेशन। अदरवाइज आप EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स निकालोगे सबसे पहले। ठीक है, जिसके लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। लेकिन डेप्रिसिएशन यहाँ पे कौन सा वाला आएगा? बुक वाला आएगा। टैक्स वाले की बात नहीं हो रही यहाँ पे बुक वाला आएगा। ये अकाउंटिंग के हिसाब से चलता है, टैक्सेशन के हिसाब से नहीं, कैश फ्लो के हिसाब से नहीं। ठीक है, यहाँ पे बुक वाला डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, आपके पास आपका प्रॉफिट आ जाएगा, बुक प्रॉफिट आ जाएगा, विच इज EBIT। टैक्सेशन दे रखा हो तो इसको इंटू 1 माइनस टैक्स कर देना, ये आपके पास EBIT आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपकी, एक तो आपका EBIT हर साल अलग अलग आ रहा है क्योंकि आपके पास मल्टीपल ईयर्स है, तो आपका EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर साल अलग अलग आ रहा है। ठीक है, दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी हर साल डिप्रिशिएट हो रहा है। तो आपने जो फिक्स एसेट्स लिए हैं, लेट्स से आपके 3 लाख के फिक्स एसेट्स थे, वो भी हर साल डिप्रिशिएट हो रहे हैं। डिप्रिशिएट हो के उसकी हर साल के एंड पे वैल्यू अलग अलग बच रही है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ईयर्स है तो वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो अपन क्या करेंगे? ROCE तो अपना 1 साल का निकलता है, ARR तो अपन मल्टीपल ईयर्स का कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए उसने 3 अप्रोच दे दी कि उसने बोला एक काम कर, जैसे नॉर्मल इंसान सोचेगा कि काम करो ना, 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज ले लो,
तीनों साल के प्रॉफिट्स का एवरेज ले लो, उसके नीचे ओपनिंग इन्वेस्टमेंट ले लेना, खत्म तुम्हारा काम। ठीक है, पहली अप्रोच वही है। अप्रोच नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट बेसिस। क्या करोगे, तीनों साल के प्रॉफिट्स का बुक प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो, सिंपल एवरेज, डिवाइड बाय 3। नीचे क्या ले लोगे तुम, इन्वेस्टमेंट एट बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, ओपनिंग, क्योंकि उसके ऊपर ही प्रोजेक्ट चल रहा है तुम्हारा, तो इन्वेस्टमेंट इन बिगिनिंग ले लो। इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग कैसे आएगी, इसमें तुम्हारा फिक्स एसेट्स भी आएगा, इसमें तुम्हारा वर्किंग कैपिटल भी आएगा, दोनों आएगा। तो अगर मेरा इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल यहाँ पे 95,000 का था एंड मेरा एफए के अंदर इन्वेस्टमेंट 93 लाख का था, तो टोटल 3,95,000 मुझे लेना पड़ेगा। 3,95,000 का मेरा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट आ गया एंड ये जो रेट निकल के आ जाएगी, दिस विल बी कॉल्ड ARR। ठीक है, अप्रोच नंबर 2 क्या है, अप्रोच नंबर 2 के अंदर बच्चा ये बोल सकता है कि सर आप पहले आपने एवरेज बुक प्रॉफिट लिया, अभी आप नीचे इन्वेस्टमेंट भी एवरेज ले लो। तो दूसरा वाला यही है, दूसरे वाले के अंदर आप न्यूमरेटर भी एवरेज लोगे, डिनोमिनेटर भी एवरेज लोगे, प्रॉफिट भी एवरेज, इन्वेस्टमेंट भी एवरेज। ठीक है, सो यहाँ पे आपका एवरेज बुक प्रॉफिट आएगा 3 साल का एंड नीचे आपका इन्वेस्टमेंट भी एवरेज आएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर एक न्यूएंस है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के अंदर एक न्यूएंस है, वो न्यूएंस क्या है वो ऊपर नीचे देख रहे हैं। ठीक है, न्यूएंस, ये बुक प्रॉफिट का तो सिंपल एवरेज है, 3 साल का, जितने भी साल हैं उसको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, जितने भी साल से डिवाइड कर दो उससे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के अंदर बोलता है कि आप ऐसे मत करो कि हर साल का अलग अलग एवरेज निकाल लो, 4 साल का तो 4 साल का ऐड करो, फिर नीचे 4 से डिवाइड करो, ऐसा नहीं, सीधे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का एवरेज ले लो। यानी प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में कितना था एंड प्रोजेक्ट के एंड में कितना है, वो दोनों का ऐड करो एंड उसका एवरेज ले लो। तो दैट मीन्स ओपनिंग एफए, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट, डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 वैल्यू ले रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, सो आप कैसे निकालोगे, आपका एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड इसके अंदर भी बोथ एफए एंड वर्किंग कैपिटल आएगा, तो आपका ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ओपनिंग एफए इन्वेस्टमेंट प्लस ओपनिंग वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्लोजिंग कितना इन्वेस्टमेंट कितना होगा, क्लोजिंग एफए इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये पूरा ओपनिंग है, ये पूरा क्लोजिंग है, वर्किंग कैपिटल भी ओपनिंग में आ रहा है, वर्किंग कैपिटल भी क्लोजिंग में आ रहा है। ठीक है, तो उसको अपन डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसलिए मैंने लिख भी रखा है। चुल नंबर 1 यहाँ पे बच्चे को ये होती है कि चल, मतलब पता होते हुए भी कि नीचे नंबर ऑफ ईयर्स नीचे 2 आना चाहिए, चुल इतनी ज़्यादा होती है कि नहीं एक बार बस वो न्यूमरेटर में 3 लिया है ना, नीचे भी 3 ले ही लेता हूँ, चल पता होते हुए पता नहीं क्यों इतनी चुल करती है, तो इसलिए लिख रखा है यहाँ पे अपन ने, इट्स 2 नॉट नंबर ऑफ ईयर्स, 2 ही आएगा नीचे। ठीक है, एंड दूसरी चुल इसके अंदर क्या होती है, वो ये होती है, एक सेकंड ना, यहाँ पे आपको जो क्लोजिंग एफए इन्वेस्टमेंट लेना है, क्लोजिंग एफए इन्वेस्टमेंट लेना है, हाँ भाई 3 चुल है इसके अंदर, 3 चुल है इसके अंदर, इसमें 3 जगह चुल होती है, तो इसलिए मैंने नंबर दे रखा तीनों को। ठीक है, क्लोजिंग एफए इन्वेस्टमेंट तुम्हारी क्या आएगी। ठीक है, किसी को लग सकता है कि सर सैल्वेज वैल्यू है, लास्ट के अंदर तो असेट बिक जाती है, लास्ट के अंदर तो वर्किंग कैपिटल भी रिलीज हो जाती है, तो जीरो कर दो सीधे सीधे, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट पूरा पूरा जीरो हो गया। नहीं, ऐसे थोड़ी, फिर मतलब क्या हो गया फिर एवरेज लेने का, तो डिस्पोज ऑफ करने से पहले जो वैल्यू है अपन वो लेंगे। दैट मीन्स क्लोजिंग एफए इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगी तुम्हारी सैल्वेज वैल्यू, जो तुम्हारी लास्ट में बच के आ रही है WDV, लास्ट ईयर के एंड में जो WDV आ रही है वो लोगे। ठीक है, जैसे तुम्हारा ये एसेट है 3 लाख का था, तुमने लिया था, हर साल में 70,000 का डेप्रिसिएशन जा रहा है SLM बेसिस पे, 70,000 डेप्रिसिएशन तुमने कैसे निकाला था, यहाँ पे निकाला था। 3 लाख का तुम्हारा एसेट का परचेज प्राइस था, 90,000 का तुम्हारा रेसिडुअल वैल्यू था, 3 साल का डेप्रिसिएशन लेना है, तो 2,10/3, 70,000 का डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होगा, तो 70,000 दैट मीन्स आपकी पहले साल के एंड में 2,30,000 की वैल्यू आएगी, सेकंड साल के एंड में 1,60,000 की वैल्यू आएगी, थर्ड ईयर के एंड में 90,000 की वैल्यू आएगी। तो 90,000 का आपका वैल्यू है असेट को डिस्पोज ऑफ करने से पहले का, एंड सेम वर्किंग कैपिटल भी डिस्पोज ऑफ करने से पहले आपकी 95,000 का बैलेंस हर साल कंटिन्यू हो रहा है। वर्किंग कैपिटल में चेंज नहीं होता, वर्किंग कैपिटल अप्रिशिएट नहीं होती, वो सेम चलती रहेगी। ठीक है, एंड मैंने कल भी बताया था कि जब आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो तो डेप्रिसिएशन आप सिर्फ फिक्स एसेट्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ उसके ऊपर निकालते हो। आप वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इनिशियल इन्वेस्टमेंट में काउंट तो करते हो, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। ठीक है, सो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, एज इट इज काउंट चलता जाएगा। तो इसका लास्ट में 90,000, इसका लास्ट में 95,000, ये दोनों को अपन ऐड कर देंगे, 90,000 या 95,000 को, ये आपका क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट हो गया। जीरो मत कर देना गलती से भी। ठीक है, सो हाँ, अब ये तो SLM था इसलिए सैल्वेज वैल्यू निकल के आई, सैल्वेज वैल्यू की इक्वल निकल के आया। अगर SLM नहीं होता, WDV होता, तो जो WDV निकल के आती लास्ट ईयर एंड पे अपन वो ले लेते, सैल्वेज वैल्यू नहीं लेते, फिर उसके अंदर जो WDV निकल के आती है वो लेते। ठीक है, तो सैल्वेज वैल्यू ले ली अभी तो इस केस के अंदर अपन ने, तो अपना कैसे निकला 3 लाख प्लस 95,000 उसका, एंड वर्किंग ये 90 प्लस 95,000, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 3 लाख था एफए का एंड 95,000 वर्किंग कैपिटल का था, तो ये अपना ओपनिंग पूरा एक साथ हो गया। यहाँ पे 90,000 एफए का था एंड 95,000 वर्किंग कैपिटल का क्लोजिंग, ये दोनों पूरा मिला के क्लोजिंग हो गया। इन सबका एवरेज करोगे
तो 290 निकल के आएगा। ठीक है, इसका एक और तरीका अपन ने देखा था, बट ठीक है अभी खामखा कंफ्यूज हो गया, एक समझ में आ गया बहुत है। ठीक, इससे भी करोगे मार्क्स पूरे मिलेंगे, दूसरे से भी करोगे मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, वो किया कुछ नहीं था, उसके अंदर बस अपन ने वर्किंग कैपिटल को कॉमन बाहर निकाल लिया था। दोनों में वर्किंग कैपिटल आ रहा है और सेम ही अमाउंट है, तो तुम सिर्फ क्लोजिंग एफ ए एंड ओपनिंग क्लोजिंग एफ ए का एवरेज ले लो, वर्किंग कैपिटल को एज इट इज बाहर ऐड कर लो। कॉमन निकालोगे तो 2 वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, नीचे 2 है तो वर्किंग 2 से 2 कैंसिल, वर्किंग कैपिटल बचेगा, छोड़ो। ठीक है, ये वाला कर देना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये दूसरी अप्रोच हो गई। तीसरी अप्रोच के अंदर कोई बच्चा बोल सकता है सर ये ऐसे नहीं, ऊपर 3 का एवरेज ले लो, नीचे 2 से एवरेज ले लो। नहीं, आप हर साल का अलग निकालो एंड हर साल का एवरेज ले लो। तो हर साल का अलग रेट निकालो एंड हर साल का एवरेज ले लो। तो तीसरी अप्रोच तुम्हारी ये है। तीसरे अप्रोच में क्या है कि तुम हर साल का एवरेज अलग अलग, हर साल का पहले ARR अलग अलग निकालो। इस साल का ये बुक प्रॉफिट एंड इस साल का तुम्हारा ये इन्वेस्टमेंट टोटल, ठीक है, वो लो। फिर इस साल का निकालो अलग से, इस साल के इन्वेस्टमेंट एंड इस साल के बुक प्रॉफिट पे, तीनों का ARR अलग अलग निकालो एंड उसका एवरेज ले लो। ये कौन बच्चा है जो काम बढ़ा रहा है? नहीं, बट लॉजिकली तुम सोचो ना, अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो तुम क्या कर सकते हो? तुम ये बोल सकते हो कि पहले बुक प्रॉफिट का एवरेज ले लो, फिर बोल सकते हो कि नहीं इन्वेस्टमेंट को भी एवरेज ले लो, फिर बोल सकते हो नहीं इतना पूरे को एवरेज कर दो। अलग अलग एवरेज नहीं, पूरे को एक साथ एवरेज कर दो। सो पहले में तुमने क्या कि न्यूमरेटर एवरेज लिया, सिर्फ बुक प्रॉफिट एवरेज लिया। दूसरे में तुमने बुक प्रॉफिट भी एवरेज लिया प्लस तुमने इन्वेस्टमेंट भी एवरेज लिया। तीसरे में तुमने बोला नहीं अलग अलग एवरेज नहीं लेंगे दोनों का, सीधे ARR का ही एवरेज ले लेते अपन। तो इसके अंदर तुम क्या करोगे, पहले तुम एनुअल ARR निकालोगे। तीनों साल की अलग अलग निकली, ईयर 1 ARR, ईयर 2 ARR, ईयर 3 ARR, एंड उन तीनों का तुम एवरेज ले लोगे, सिंपल एवरेज डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो हर साल का जो तुम एवरेज निकाल, हर साल का जो तुम ARR निकाल रहे हो, ठीक है, अब ये तो चलो ठीक है मैं इसको ARR लिख रहा हूँ। अभी मैं अगर इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लिखने लग जाता तो क्या हो जाता, एवरेज ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स। कन्फ्यूज ही जाते एकदम, इसलिए ARR ही बोलेंगे अपन इसको। ठीक है, तो अपन हर साल का जब ARR निकालेंगे तो ऊपर तो ऑब्वियसली उस साल का बुक प्रॉफिट आएगा, इन्वेस्टमेंट लेकिन ओपनिंग वाला आएगा। ठीक है, यहाँ पे मत बोलना सर ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज ले लो, भाई ऑलरेडी बहुत एवरेज की लेयर्स में है अपन, तो नीचे अपन सीधे ओपनिंग लेंगे बस। ठीक है, हर साल का ओपनिंग, जैसे अपन ने अप्रोच 1 के अंदर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट लिया था प्रोजेक्ट का, वैसे अभी अपन हर साल का ओपनिंग लेंगे। एंड ओपनिंग इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका FA भी आएगा प्लस आपका वर्किंग कैपिटल भी आएगा। ठीक है, तो पहले साल का 3 लाख का अपना ओपनिंग इन्वेस्टमेंट था एंड 95,000 का वर्किंग कैपिटल था, उसको एडअप कर दिया। ठीक है, एंड बुक प्रॉफिट तो 70 है नॉर्मल सा, निकाल दिया। ईयर 2 के अंदर भी ईयर 2 का ओपनिंग इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर टेबल दिखाऊँ मैं तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग FA वैल्यू एंड वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो तो हर साल सेम ही रहेगी, तो 2,30,000 प्लस 95,000। ठीक है, विच इज़ 325 है क्या, 230 प्लस 95, हाँ 325, एंड पहले साल का 395। ठीक है, सो ये 230 प्लस 95 और 3 प्लस 95 सेम ईयर 3 का भी निकलेगा, ईयर 3 का भी निकलेगा। लेकिन फिर यहाँ पे आती है तुम्हारी चुल नंबर 2, वो ये है कि क्योंकि यहाँ पे ईयर 3 का भी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट आता है, बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि यहाँ पे जो मैंने ओपनिंग लिया ना ईयर 1 के अंदर, वो मैंने अप्रोच 1 का ओपनिंग वाला ले लिया। अप्रोच 1 के अंदर भी यही आ रहा था 395, वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो मैं इसके अंदर जो लास्ट ईयर के अंदर ना, मैं यहाँ पे जो मैं क्लोजिंग लेके आ रहा हूँ ना, क्लोजिंग FA इन्वेस्टमेंट, वो ले लेता हूँ मैं। नहीं, लास्ट ईयर के अंदर क्लोजिंग नहीं आएगा, ओपनिंग आएगा। दैट मीन्स अभी अपन ने अप्रोच 2 के लिए जो वैल्यू ली थी 90 प्लस 95 की, ये नहीं आएगी। ईयर 3 का ओपनिंग लेना है अपने को, विच इज 1,60,000 नॉट 90,000, वो सिर्फ अप्रोच 2 में था। ठीक है, इसके अंदर 1,60,000 आएगा प्लस 95 आएगा। ठीक है, ओपनिंग सब में ओपनिंग चलेगा। वो निकाल लिया, इसका भी एवरेज आ गया, इसका भी रिटर्न आ गया। अब इन तीनों का एवरेज ले लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स आपका आ जाएगा। तो सिंपल रूल यही है कि पहले में आप सिर्फ बुक प्रॉफिट का एवरेज लो, दूसरे में आप बुक प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट का एवरेज लो, लेकिन इन्वेस्टमेंट को नंबर ऑफ ईयर्स से नहीं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 से करना है। प्रोजेक्ट का ओपनिंग एंड प्रोजेक्ट का क्लोजिंग। थर्ड वाले के अंदर आप किसी का एवरेज मत लो, आप ARR का एवरेज ले लो, हर साल का अलग अलग ARR निकालो एंड उनका एवरेज ले लो। ठीक है, ये अलग सुप्रीमेसी है इसकी, सीधे ARR का एवरेज। एंड उसके अंदर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट आएगा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग नॉट क्लोजिंग। ठीक है, ये करने के बाद बस एवरेज निकाल लेना, खत्म हो जाएगा। अभी ARR के अंदर बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि टेक्निक लगानी कौन सी। सर आपने तो तीनों बता दिए हमको, अब इनमें से मेथड लगाना कौन सा एग्जाम के अंदर। देखो गाइस, देखो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन करके दिया है कि अच्छा ये टेक्निक आप, ये वाला मेथड आप लगा दो, ठीक है, आपको बता देगा, आपको डिस्क्राइब कर देगा
इनमें से कोई भी अप्रोच अगर उसको इंडिकेट करनी होगी तो वो बता देगा कि अच्छा आप इन्वेस्टमेंट एट बिगिनिंग के बेस पे निकालो, ऑन द बेस ऑफ एवरेज बुक प्रॉफिट के ऊपर निकालो, आप एवरेज बुक प्रॉफिट या फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे निकालो, आप एवरेज ऑफ एनुअल ARRs के बेसिस पे निकालो। आपको ऐसे बता देगा, इंडिकेशन दे देगा कि आपको किस बेसिस पे निकालनी है, ठीक है। तो अगर ऐसी इंडिकेशन दे दी है तो आप उसी पर्टिकुलर मेथड से करना जिससे ICAI आपको इंडिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आया नहीं अब तक जिसके अंदर ICAI ने इंडिकेट किया हो कि ऐसे निकालो। जनरल ICAI सिर्फ लिख देता है कि ARR निकाल के दिखा दो, अभी तक के क्वेश्चंस में तो नहीं बताया कभी भी, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब तो आपके पास पूरी छूट है, तो आपकी जो टेक्निक आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है उस टेक्निक से लगा के खत्म कर देना, ठीक है। कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है कि अच्छा मेरे को तीसरे वाला मेथड ही लगाना है, मेरे को दूसरा वाला लगाना है, मेरे को पहला वाला लगाना है, कुछ भी नहीं है। आप जो लगा के आओगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जो आपको ईजी लग रही हो वो करके ख़त्म कर देना, ठीक है। चलो एंड राजा, आगे बढ़ने से पहला मेरा एक रिक्वेस्ट था आप लोगों से। देखो गाइस, आप लोगों को पता ही है कि मैंने ये जो सीरीज़ निकाली है, जितने भी रिवीजन वीडियोस हमारे आ रहे हैं, मैं उसके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंटली क्लेम करता हूँ कि जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ आपको मेरे वीडियो से मिलेगी वो पूरे यूट्यूब पे आपको किसी और वीडियो में किसी और टीचर के थ्रू नहीं मिलेगी। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली क्लेम करता हूँ, एंड नॉट जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बाकी चैप्टर्स के लिए भी मैं ये चीज़ बोलता हूँ, राइट। एंड राजा, एक कोई भी स्टूडेंट हो उसके दिमाग में ये चीज़ आना बहुत वाजिब है कि उसको ये लगे कि एक नई फैकल्टी इतना एग्जैजरेटेड क्लेम क्यों कर रही है, ठीक है। उनको ये क्लेम एग्जैजरेटेड लग सकता है, बहुत ही वाजिब चीज़ें, मैं भी होता स्टूडेंट की जगह पर तो मुझे भी ये चीज़ लगती, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने अभी तक मेरे सेशंस देखे हैं, अगर आपने भी ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपने सेशन में डिफरेंस महसूस किया रहेगा। अगर आपको भी यहाँ तक देख के वो चीज़ फील हुई है, रियलाइज़ हुआ है कि हाँ, जो डेप्थ मुझे यहाँ मिली है, जो अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ मिली है, वो कहीं भी और मुझे नहीं मिली, इनका क्लेम एकदम ट्रू है। अगर आपको भी वो चीज़ पे कॉन्फिडेंस है, सो गाइस प्लीज़ अपना कमेंट, अपना एक पॉजिटिव फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करके जाना, बिकॉज दैट विल हेल्प कि आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो भी जूनियर्स होंगे, वो अपना ट्रस्ट मुझ पर इम्पोज कर पाएंगे, मुझ पर प्लेस कर पाएंगे, एंड दैट इज़ वॉट मैटर्स टू मी मोस्ट राजा, आप लोग का ट्रस्ट। तो आपका कमेंट विल हेल्प मी इन जनरेटिंग दैट ट्रस्ट, एंड दैट मीन्स द मोस्ट टू मी राइट नाउ। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में मेंशन कर देना। एंड अगर कोई भी आपका फ्रेंड इस चैप्टर में या फिर FM में इन जनरल स्ट्रगल कर रहा हो तो उसको ये वीडियो और प्लेलिस्ट शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है तो जो इसका हाईएस्ट ARR आएगा तुम उसको सेलेक्ट करोगे, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, रेट ऑफ रिटर्न दिखा रहा है एक तरीके से, तो जिसका हाईएस्ट है उसको ले लेना, ठीक है। अगर एक्सेप्ट रिजेक्ट हो तो तुम्हें इंश्योर करना है वो ARR जिसका मिनिमम ARR जो कंपनी ने डिसाइड कर रखा है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे बेंचमार्क नहीं अपने पास कोई, इसको अपन KO से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते आइडियली, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या बोलोगे कि जो कंपनी ने एक बेंचमार्क डिसाइड कर रखा होगा ना कि मुझे इतना ARR मिनिमम चाहिए रहता है, या फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो भी रहता है, आप उससे इसको कंपेयर करोगे। मिनिमम ARR रिक्वायर्ड एज पर कंपनी पॉलिसी और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, अगर नहीं दे रखा हो तो KO ले लेना यार। वैसे आएगा ही नहीं इतनी देर तक, आपको सिर्फ ARR निकालने बोलेगा, कोई डिसीजन लेने नहीं बोलेगा उसके बेसिस पे, बट फिर भी अगर आ जाए तो उसके लिए, ठीक है। उसके बाद ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है, ये हमारी टेक्निक खत्म हो गई। अब अपने एक छोटा सा बीच में मैं छोड़ के आ गया था चुन्नू सा, अपना पेबैक रेसिप्रोकल, जो बहुत अनइम्पॉर्टेंट है, बट ठीक है रिविजन तो करना पड़ेगा ना। पेबैक रेसिप्रोकल, अब क्या, रुक जाओ, ये खत्म होने दो यार, खत्म है बस, तुम्हारा कुछ नहीं बचा, आज खत्म है, ये खत्म करके जाएंगे आज अपन एक साथ, ठीक है। ये तुम्हारा पेबैक रेसिप्रोकल क्या होता है, देखो अपन पेबैक में क्या निकाल रहे थे, पेबैक में निकाल रहे थे अपना फॉर्मूला पेबैक का क्या था, अपन बेसिकली निकाल रहे थे कि तुम्हारा एनुअल CFAT कितने टाइम के अंदर तुम्हें इन्वेस्टमेंट को रिकवर करके दे देता है, ठीक है। तो ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट आता था लेट्स से 100 करोड़ का, नीचे अपना आता था एनुअल CFAT लेट्स से 50 करोड़ का, तो 2 साल के अंदर रिकवरी आ गई। अब अगर मैं इसी को उल्टा कर दूँ रेशियो को, तो मैं बोलूँ 50/100, तो ये बेसिकली मुझे क्या दिखाएगा कि हर साल मुझे कितना रिटर्न ला के दे रहा है इन्वेस्टमेंट का, ये दिखाएगा ना कि हर साल मेरा 50% रिटर्न वापस आ जा रहा है, 50% कैपिटल वापस आ जा रहा है, ये दिखाएगा। तो बस वही है पेबैक रेसिप्रोकल। इसके अंदर आप क्या करते हो, इसका फॉर्मूला क्या है, आप ऊपर ले लेते हो एवरेज एनुअल CFAT डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एवरेज एनुअल CFAT डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब ध्यान ये देना है क्योंकि हर साल का CFAT अलग अलग हो सकता है, हर साल का CFAT अलग अलग हो सकता है। तो जब हर साल का CFAT अलग अलग होता है तो उस केस के अंदर हमने पेबैक के अंदर तो एक अलग तामझाम किया था, अपन ने क्यूमुलेटिव निकाला था, फिर दिखाना था कि कहाँ पे जाकर रिकवरी आ रही है, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं करेंगे अपन, पेबैक रेसिप्रोकल के अंदर वो चीज़ नहीं करेंगे अपन, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी अपने को वो चीज़ चाहिए कहाँ पे जाकर रिकवरी आ रही है आपकी पूरी, अपने को सिर्फ रेट निकालनी है इसके अंदर। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, सीधे एवरेज एनुअल CFAT ले लेते हैं, सारे CFAT का एवरेज ले लो एंड नीचे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दो,
सिंपल। तो जिस ईयर के अंदर आपकी कैश फ्लोज इक्वल नहीं है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी इक्वल नहीं है, जैसे इसमें थर्ड वाले केस में अपने इक्वल नहीं थे, तो इस केस के अंदर अपन सिंपली सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा, एंड फिर इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे जो 100 करोड़ की थी। ठीक है, ऐसे ही अपन ने कर रखा नीचे एग्जाम्पल के अंदर। देखो ये इसका एवरेज निकाला सारे का, 29 करोड़ डिवाइड बाय 100 कर दिया तो तुम्हारा 29% आ गया। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है कि अगर तुम्हारे हर साल इक्वल है, हर साल कैश फ्लो इक्वल है, तो मतलब जैसे इसके अंदर था कि 50 करोड़ 30 करोड़, तो ऐसे केस के अंदर जो तुम ARR जो तुम पेबैक रेसिप्रोकल निकालोगे वो एक्चुअल में रेसिप्रोकल होगा तुम्हारे पेबैक पीरियड का, क्योंकि फॉर्मूला एग्जैक्ट उल्टा हो गया है उसका जो हवा अपन ने यूज़ किया था। इट्स ओनली व्हेन जब कैश फ्लोज अनइक्वल हो जाते हैं हर साल के, तब आपका पेबैक रेसिप्रोकल एग्जैक्टली रेसिप्रोकल नहीं होगा पेबैक पीरियड का। इसमें ध्रुव ने गलती करी थी, मुझे याद है एकदम क्लियरली, सीधे रेसिप्रोकल ले लिया था। पेबैक पीरियड जो भी आ रहा था ना, यहाँ पे पेबैक क्या आ रहा था 3.75 सीधे उसका रेसिप्रोकल चिपका दिया, और मैंने नोट भी लिख रखा है वहाँ पे। ठीक है, बी केयरफुल, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट रेसिप्रोकल ऑफ पेबैक पीरियड। यहाँ पे तुम्हारा एग्जैक्ट रेसिप्रोकल आ जाएगा पहले दो केस के अंदर, क्योंकि वहाँ पे कैश फ्लो इक्वल है, तो तुम इस फॉर्मूले से निकालो, चाहे तुम पेबैक जो निकल के आया उसको रेसिप्रोकल ले लो, बात एक ही पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला ही एग्जैक्ट रेसिप्रोकल हो गया उस केस के अंदर। लेकिन अगर जब अलग अलग हो जाते हैं तो पेबैक का फॉर्मूला ये नहीं रह जाता है ना, तो उस केस के अंदर वो एग्जैक्ट रेसिप्रोकल नहीं रहता, अपने को अलग से वर्किंग करनी पड़ती है पेबैक रेसिप्रोकल की। ठीक है, अब पेबैक रेसिप्रोकल का रेलेवेंस क्या है? ठीक है, ऐसा ऐसा ही बोलता है, ऐसा बस बोला जाता है, ज़रूरत नहीं है अपने एग्जाम में कुछ आएगा, कुछ रेलेवेंस नहीं, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि अगर MCQ में 1 नंबर का पूछ ले तो बस कवरेज होनी चाहिए हमारे पास। अच्छा, तुझे टेंशन हो रही है ना बहन की, राघव को बुरा लग रहा है कि सुहानी गुस्सा हो जाएगी, बहन की टेंशन तो लेगा ना यार, वो प्यारी बहन है। ठीक है, यही तो बोलता है ना, इसने तो लिखा था ना ग्रुप में तो टेंशन तो लेगा बेचारा, कोई बात नहीं राघव, समझ सकते हैं। ठीक है चलो, हाँ क्या बोल रहा था मैं, तो बेसिकली ऐसा ही बोलता है, ऐसा थ्योरी में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि आएगा ही आएगा, बट फालतू का टॉपिक है यार लिटरली। मतलब ये बोलता है कि आपका जो पेबैक रेसिप्रोकल आपको निकल के देगा, क्योंकि ये आपको एग्जैक्टली एक रेट निकाल के देता है, एक थोड़ी सी रेट निकाल के देता है कि आपका हर साल इतना इतना रिटर्न आ रहा है। तो ऐसे ही क्या बोलता है कि ये आपको जो रेट निकाल के देगा ये अप्रॉक्सीमेशन होगी IRR की। जब IRR से रेट निकालते हो उसके लगभग आसपास आएगी, उसके अप्रॉक्सीमेशन आएगी ये, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके ये उसके इक्वल आएगी, उसके अप्रॉक्सीमेट आएगी। कौन सी कंडीशन? पहला तो आपकी जो प्रोजेक्ट की लाइफ होनी चाहिए वो एटलीस्ट 2x होनी चाहिए पेबैक पीरियड की, जो पेबैक पीरियड है उससे उसका डबल होनी चाहिए मिनिमम साइड पे, उससे ज़्यादा वो चलेगा। ठीक है, एंड दूसरा हर साल का कैश फ्लो इक्वल होना चाहिए, अनइक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब जाके दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो आपका ये जो पेबैक रेसिप्रोकल है ये IRR के थोड़ा अप्रॉक्सीमेट आएगा, विच इज़ फालतू का टॉपिक। अपने क्लास में बोला था कि भाई अगर IRR का अप्रॉक्सीमेट आ रहा है तो मैं IRR निकाल लूँगा ना, मैं ये क्यों निकालूँ? तो बेसिकली टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं। अगर थ्योरी के लिए अगर आए कहीं पे 1-2 मार्क्स का तो वहाँ पे लिख देना, हाँ पेबैक रेसिप्रोकल का एक थ्योरी क्वेश्चन है बुक में। अब अगर बुक क्वेश्चन बैंक देखोगे तो उसके अंदर थ्योरी क्वेश्चन है इसका, तो मे बी वहाँ पे आप इस चीज़ को लिख सकते हो, बस उसके अलावा सब कोई रेलेवेंस नहीं है। अपने तो वैसे एग्जाम्पल भी देखा था क्लास में, पूरा इसको स्टडी किया था इस पूरे क्राइटेरिया को, बट अभी के लिए नीड नहीं है उसका ना, बिल्कुल रेलेवेंस नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर आ जाए तो तुम्हारा ऑलरेडी कवर हो गया। ठीक है चलो, ये हमारा ARR खत्म हो गया, हमारी सारी टेक्निक्स खत्म हो गई, पेबैक रेसिप्रोकल खत्म हो गया। अब हमारे 2 स्पेशल केस बचे हैं, बस अपने को वो देखना है। टेक्निक्स पर टिक लगा देते हैं अपन पूरा, तो थोड़ी शांति मिलेगी दिमाग में। ये सब अपना खत्म हो गया, सब खत्म अपना। अब हमारे बचे हैं 2 स्पेशल केस एंड देन वी आर डन। सबसे पहला हमारा कैपिटल राशनिंग। ठीक है, कैपिटल राशनिंग का अपना मतलब समझा था कि राशनिंग होता क्या है। राशन का वर्ड अपने मतलब समझा था खाना नहीं होता है। ठीक है, अपना ग्रॉसरी नहीं होता राशन का मतलब। राशन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि केयरफुल एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। ठीक है, जब कुछ रिसोर्सेज स्कैर्स होते हैं तो उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है रैशनली लोगों के बीच में। इसलिए वो जो PDS से राशन जाता है उसको अपन ने राशन वर्ड दे दिया, क्योंकि दे आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू नीडी पीपल, इसलिए उसको राशन बोलते हैं अपन। ठीक है, छोड़ो। तो राशन वर्ड बेसिकली मीन्स कि आपको केयरफुल एलोकेशन करना है स्कैर्स रिसोर्सेज का। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस के अंदर आपकी कैपिटल स्कैर्स है, आपको उसको केयरफुली एलोकेट करना है। अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ तो अगर कैपिटल आपकी स्कैर्स है तो आप क्या इंश्योर करोगे कि एक एक पाई
अच्छे से यूटिलाइज होनी चाहिए, एक एक पाई सही जगह पे खर्च होनी चाहिए। क्योंकि आपको क्या चाहिए, इस पूरे पैसे से जो भी आज जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करो, आपको मैक्सिमम एनपीवी मिलना चाहिए इस पूरे पैसे से, ठीक है। तो इस केस के अंदर बेसिकली हमारा इंटेंशन क्या है, जो भी पैसा इन्वेस्ट करूँ उससे मैक्सिमम एनपीवी मिलनी चाहिए। दैट मीन्स एक एक पाई जो इन्वेस्ट हो रही है अच्छे से इन्वेस्ट होनी चाहिए। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, मतलब अपने यहाँ पे किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, कैपिटल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं कि कैपिटल बहुत एफिशिएंटली इन्वेस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे मैं किसकी तरफ इंडिकेशन कर रहा हूँ, कौन सी टेक्निक की तरफ इंडिकेशन कर रहा हूँ? कैपिटल एफिशिएंसी कौन सी टेक्निक दिखाती थी? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या फिर नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। वो क्या बताती थी, क्या बताती थी वो? आजा भाई देख लेते हैं क्या बता रही थी। मेरे को पता है लेकिन दिखाने के लिए तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। वो बेसिकली क्या बता रही थी कि तुम इन्वेस्टमेंट, एक एक रुपए की जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर तुम कितनी एनपीवी और कितनी प्रेजेंट वैल्यू जनरेट कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको बता रहा है कि आप एक एक रुपए के लिए कितनी एनपीवी जनरेट कर रहे हो। एंड एनपीवी क्या बताता था कि टोटल लेवल पे ज़्यादा किसकी है। अपन ने बात करी थी कि एनपीवी एंड इन दोनों की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि एनपीवी चलता है टोटल लेवल पे ज़्यादा किसकी है, एंड ये बताता है कि पर यूनिट लेवल पे कौन ज़्यादा अच्छे से ला के दे रहा है अपने को, ठीक है। तो अपन ने देखा था कि एनपीवी की लड़ाई है, एनपीवी के लिए बेटर ये है, एंड कैपिटल एफिशिएंसी की बेसिस पे ये वाला बेटर आ रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इसको फेवर करेगा, एनपीआई भी इसको फेवर करेगा, ठीक है। सो अपन अब जब डिसीजन लेंगे, जब अपने को इंश्योर करना है कि पाई पाई सही जगह पे जानी चाहिए, पाई पाई तो चलती नहीं ना, रुपए रुपए सही जगह पे जाना चाहिए, ठीक है। तो अपन किस बेस पे डिसीजन लेंगे, क्या अपन एनपीवी पे डिसीजन लेंगे या अपन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या फिर एनपीआई निकालेंगे? एनपीआई निकालेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अपन देखेंगे कौन सा प्रोजेक्ट एक एक रुपए के बदले हाईएस्ट एनपीवी दे रहा है। जो हाईएस्ट एनपीवी दे रहा होगा उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसको इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा होगा उससे कम उसको इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली एक एग्जांपल दिखा देता हूँ एंड देन अपन इसके रूल देख लेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। बहुत प्यारा सा था, मज़ा आया था क्लास में करने में इसको, मतलब मेरे को भी आया था, तुम लोगों को भी आया था, सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कहाँ गया कैपिटल रैशनिंग, हाँ ये रहा, ठीक है। सो अगर इसके ना आपके पास दो केसेस आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दो केस देगा। पहला केस बोलेगा कि जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स डिविजिबल है। डिविजिबल है का मतलब है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को पार्शली भी एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर आधा भी कर सकते हो, पौना भी कर सकते हो, 0.25, 0.3, जितना भी पॉसिबल हो उतना पार्ट उस प्रोजेक्ट का एक्सेप्ट कर सकते हो। ऐसा केसेस आपके पास आएंगे। तो इसका जो अपना क्वेश्चन था कैपिटल राशनिंग का, आते हैं अपन कैपिटल राशनिंग के क्वेश्चन पे, ठीक है। ये रहा अपना लास्ट टॉपिक, ठीक है। इसके अंदर हमारे थे प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंट एंड डिविजिबल, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि प्रोजेक्ट्स इसके अंदर तुम्हारे सारे के सारे डिविजिबल हैं, तुम पार्ट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इसमें तुम करते क्या हो, तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है कि हर प्रोजेक्ट के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, ठीक है। एनपीवी दे रखा है कि हर प्रोजेक्ट ग्रॉस टोटल लेवल पे कितनी एनपीवी ला के देगा। आपको करना क्या है, आपको सारे प्रोजेक्ट्स की एनपीआई निकालना है, ठीक है, कि हर प्रोजेक्ट एक एक रुपए के बदले कितनी एनपीवी ला के दे रहा है, ठीक है। तो अपने पहले प्रोजेक्ट का निकाला तो इसका 0.5 आया, क्यों? 20,000 बाय 40,000, ठीक है। 35,000 बाय 1 लाख 0.35, ठीक है, 0.35 आ गया ये। 24,000 बाय 50,000 एनपीआई निकाल रहे हैं, सिंपल एनपीवी अपॉन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये 0.48 या 0.3। अब अपने को पता है सबसे ज़्यादा एक एक रुपए के बदले जो एनपीवी ला के दे रहा है वही पहला वाला प्रोजेक्ट ला के दे रहा है, फिर ला के दे रहा है अपने को ये दूसरा वाला, फिर ये तीसरा वाला, फिर ये वाला। तो आप क्या करोगे, आप इनको रैंकिंग दे दोगे एनपीआई के बेसिस पे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब क्या करोगे, सबसे पहली फुर्सत में आपको क्वेश्चन में बताएगा कि आपके पास मैक्सिमम कितना पैसा अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कितना था, 1 लाख का पैसा दे रखा था टोटल। अब नहीं, कितना है, कौन सा क्वेश्चन है, एक नंबर ये 67, ठीक है। 67 के अंदर आपके पास मैक्सिमम पैसा था 1 लाख का इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। एंड क्या दे रखा है, is available for investment, you are required to optimize the returns from a package of projects within the capital spending limit if the projects are independent of each other and are divisible। मतलब प्रोजेक्ट्स को तुम अलग अलग एक्सेप्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक के साथ दूसरा वाला भी चाहिए। सारे प्रोजेक्ट्स एक दूसरे में अलग अलग हैं, ठीक है, एंड सारे डिविजिबल है। तो तुम्हारे पास 1 लाख का मैक्सिमम अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर तुम क्या करोगे, तुमने एनपीआई निकाल दिया, रैंकिंग दे दी। अब क्या करोगे, 1 लाख को तुम्हें इसके अंदर स्पेंड करना है। सबसे पहली फुर्सत में तुम सारा पैसा डालोगे किसके अंदर, रैंकिंग 1 के अंदर, ठीक है। इसको कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, 40,000 की ज़रूरत है। 40,000 तुमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया,
ठीक है। फिर 1 लाख में से कितने बचे? 60,000। अब किसको दोगे? दूसरे वाले प्रोजेक्ट को दोगे। दूसरे पे कौन सा है? प्रोजेक्ट नंबर ई, विच इज़ 50,000 की इन्वेस्टमेंट इसको लगेगी, तो 50,000 अपने प्रोजेक्ट ई में डाल दिए, ठीक है। अब बचे कितने हमारे पास? 10,000 रुपये बचे। 10,000 रुपये, अब अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं होते तो 10,000 को अपन कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसकी 50,000, इसको 1 लाख चाहिए, इसको 60,000 चाहिए, तो सर अपन कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि डिविजिबल हैं तो अपन इनको पार्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो प्रोजेक्ट नंबर 3 है उसके अंदर अपन 10,000 इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। बट इसको रिक्वायरमेंट 1 लाख की है, अपन 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स अपन इसको सिर्फ 1/10 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1/10 एक्सेप्ट कर रहे हैं। कैसे निकला? 1/10 ओनली, ठीक है। कैसे निकला? कितना इन्वेस्ट कर रहे हो अपॉन टोटल कितना रिक्वायर्ड था, 10,000 बाय 1 लाख, ठीक है। कैपिटल लेफ्ट डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, 10,000 बाय 1 लाख, 1/10 और 10%, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है? क्वेश्चन में आपको एनपीवी निकाल के दिखा देनी है कि अच्छा देखो इतनी एनपीवी निकल के आ रही है मेरे इस पूरे तामझाम से, ठीक है। प्रोजेक्ट सी को तो पूरा एनपीवी लोगे 20,000 का, प्रोजेक्ट ई का 24,000 का एनपीवी लोगे, प्रोजेक्ट डी का सिर्फ 1/10 ही लोगे, ठीक है। तो इसका एनपीवी कितना था टोटल? 35,000 का, इसका सिर्फ 1/10 ले लेंगे, विच इज़ 3,500। टोटल आ गया हमारे पास 47,500 का। क्लियर? ये पहला केस खत्म हो गया। इसको अपन को करना कैसे? स्टेप्स लिखे हुए हैं, सिंपल एक बार देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा। व्हेन प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, दैट इज प्रोजेक्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड पार्शियली, आप क्या करोगे? कैलकुलेट एनपीआई ऑफ द प्रोजेक्ट्स, एनपीआई, ठीक है। रैंक द प्रोजेक्ट फ्रॉम हाईएस्ट एनपीआई टू लोएस्ट एनपीआई, स्टार्ट सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट फ्रॉम रैंक 1 टिल कैपिटल इज फुल्ली एग्जॉस्टेड, ठीक है। अलोकेट करना स्टार्ट कर दो फ्रॉम रैंक 1 टू द लास्ट, जब तक कैपिटल आपकी पूरी खत्म नहीं हो जाती। जब आपकी कैपिटल सिर्फ इतनी बच रही है कि किसी प्रोजेक्ट को आप पूरा एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, जैसे हमारे केस में 10,000 बची थी, तो उसको पार्ट एक्सेप्ट करेंगे। कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग कैपिटल डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ लास्ट प्रोजेक्ट, रिमेनिंग कैपिटल बाय वैल्यू ऑफ लास्ट प्रोजेक्ट, खत्म, ठीक है। ये तुम्हारे डिविजिबल वाले का खत्म हो जाता है। इसके बाद दूसरा केस आता है जिसके अंदर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल, मतलब तुम पार्ट में एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। तो उस केस के अंदर पॉइंट ये है कि जिस हिसाब से मैं प्रोजेक्ट्स दे रखे होंगे, एक सेकेंड ना, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। जब हमारा प्रोजेक्ट्स डिविजिबल ही नहीं है तो उस केस के अंदर मुद्दा क्या जाता है, एक सेकेंड ना, कि ये 1 लाख जो है, 1 लाख जो है, ये या तो इस पूरे डी के अंदर एक साथ चल जाएगा पूरे 1 लाख का, या फिर आप जिसके अंदर भी डालोगे, जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद थोड़ी थोड़ी कैपिटल आपकी बची जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोजेक्ट सी में डालोगे एंड प्रोजेक्ट ई में डालोगे साथ में, तो आपका 10,000 बच जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट सी और एफ को लेते हो तो आपका पूरा 1 लाख चल जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट ई और एफ आप साथ में ले ही नहीं पाओगे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है? आपको कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के, ठीक है। कि अगर मैं सी और डी ले सकता हूँ क्या मैं सी और ई साथ में ले सकता हूँ क्या मैं सी और एफ साथ में ले सकता हूँ क्या? आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करते हो, ठीक है। हर प्रोजेक्ट का हर दूसरे प्रोजेक्ट के साथ में आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, देखोगे कि कितना कितना आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर पा रहे हो, ठीक है। जो बच जाएगा उसको आप छोड़ दोगे, आप उसको पूरे को इन्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे पैसे को, ठीक है। एंड उसके बाद आप चेक करोगे कि जिस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया है उससे आपको टोटल एनपीवी कितनी मिल रही है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था, तो इसमें आपको थोड़ा ही सिंपल लगेगा। मैं आपको थोड़ा इसका नेक्स्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, वो समझाता हूँ, तो मज़ा आएगा ना। फिर क्या मतलब तुम्हें ईजी बता दिया मैंने, घर जाके फिर परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने क्या किया था कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी इसके अंदर, एक सेकंड, 1,20,000 की थी, ठीक है। 1,20,000 की हमारी कैपिटल थी, 1,20,000 हमको इन्वेस्ट करना था इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो आप किसी भी दो आपको चूज़ करना है कि 1,20,000 मेरे कौन कौन से कॉम्बिनेशन में जाएंगे, आपको कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं। जैसे अपन यहाँ पे देखा था, आपने सबसे पहले चूज़ कर लिया प्रोजेक्ट ई, क्योंकि प्रोजेक्ट ई का रैंक 1 था, आपने प्रोजेक्ट ई चूज़ किया। उसके बाद आपने उसका कॉम्बिनेशन बनाया रैंक 2 के साथ में, विच इज़ बी। उसके बाद आपने बनाया उसका सी के साथ में, विच इज़ रैंक सी 3। तो ई बी सी का पहला कॉम्बिनेशन हो गया हमारा। फिर अपन चेक करेंगे क्या ये पूरा कैपिटल के लिमिट के अंदर है कि नहीं इनका टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद अपन दूसरा कॉम्बिनेशन में जाएंगे। ई बी सी का बनाया था, ई बी डी का देख लो, ई बी डी का देखा था, ई बी ए का बना लो। फिर ये तीनों हो गए, ई बी के सारे हो गए। अब उसके बाद बी को बदल दो, बी की जगह पे क्या रखो, सी रख दो। तो ई सी बी का देख लो, ठीक है। फिर ई सी डी का देख लो, फिर ई सी ए का देख लो, ठीक है। अब इसके बाद जब ऐसे करने के बाद में जब तुम आगे तक पहुंचोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, वो तुम पहले कंसिडर करके आ चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा ई सी बी का अपना बना यहाँ पे, जैसे अपना ई सी बी का यहाँ पे बना, दिस इज सेम एज ई बी सी। तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम बहुत सारे कॉम्बिनेशन अभी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो रिपीट हो जाएंगे उनको कट करते जाना, ठीक है। जो नए बनते जाएंगे उनको टिक करते जाना, एंड उनका तुम्हें यहाँ पे लिखते हुए चलना है।
ई बी सी, ई बी डी, ई प्लस बी, ई प्लस सी प्लस डी, ई प्लस सी प्लस ए, ऐसे तुम्हें लिखता जाना है एंड तुम्हें उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट एडअप करती जानी है कि ई प्लस बी प्लस सी का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है एंड इनकी टोटल एनपीवी कितनी है, वो दोनों को ऐड करते हुए जाना है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो पहले कॉम्बिनेशन में सिर्फ 1 लाख ही खर्च हो रहा है, दूसरे कॉम्बिनेशन में 1,05,000 खर्च हो रहा है, तीसरे में तो तीसरा पॉसिबल ही नहीं है, तीसरा अपना वैसे ही फायदेमंद नहीं था तो अपन ने किया ही नहीं था। इसके अंदर 90,000 खर्च हो रहा है, इसमें 1,10,000 खर्च हो रहा है, इसमें 1,15,000 खर्च हो रहा है, तो आप कभी भी पूरा खर्च कर ही नहीं पाओगे 1,20,000 का। इजी क्वेश्चन है तो एकदम सिंपली खर्च हो जाएगा पूरा, लेकिन डिफिकल्ट जैसे ये वाला क्वेश्चन था इसमें खर्च नहीं हो रहा था पूरा। सो जितना भी खर्च हो रहा है उसके अंदर जितनी भी एनपीवी मिल रही है आप उन सबका टोटल निकालोगे एंड देखोगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन है जो आपको हाईएस्ट एनपीवी ला के दे रहा है। इस केस के अंदर 49,200 वाला बेस्ट एनपीवी ला के दे रहा है। यह है ई प्लस बी प्लस डी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, E plus B plus D together है highest NPV, so project E and B and D should be accepted। अब यहाँ पे आप NPI के बेस पर डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप पहले कॉम्बिनेशन बनाओगे, कॉम्बिनेशन के अंदर जितनी NPV पूरे प्रोजेक्ट की आ रही है उनको आप एडअप करोगे, जिसमें हाईएस्ट आएगा जिस कॉम्बिनेशन के अंदर उसको आप चूज करोगे। ठीक है, सो इसका स्टेप्स भी सिंपल सा है। व्हेन प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल मेक कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स सच दैट टोटल एलोकेटेड कैपिटल, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जितनी भी कैपिटल खर्च हो रही है दैट इज लोअर देन और मैक्सिमम इक्वल टू जो टोटल अवेलेबल कैपिटल है उसका। जितनी भी हमारे पास टोटल कैपिटल है उससे कम खर्च होना चाहिए या उससे ज़्यादा या उसके इक्वल खर्च होना चाहिए, उससे ज़्यादा तो कैसे जा पाओगे तुम। ठीक है, जितना मैक्सिमम है उससे ऊपर तो तुम वैसे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना। तो आपको ध्यान देना जो भी प्रोजेक्ट आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट इज विद इन दिस टोटल कैपिटल बजट जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, आपको कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है जिसका मैक्सिमम टोटल एनपीवी आ रहा हो। क्लियर, चलो फिर अपन ने एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देख ही लिया। ठीक है, ये वाला केस हमारा कैपिटल राशनिंग वाला खत्म। अब इसके बाद हमारा लास्ट केस है कि आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए जब आपकी लाइफ्स प्रोजेक्ट की अनइक्वल होती है, यानी प्रोजेक्ट हैव अनइक्वल लाइफ्स। ठीक है, अब इस केस के अंदर होता क्या है समझना। एक प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ 6 साल की है, एक प्रोजेक्ट जिसकी लाइफ 3 साल की है। ठीक है, अब तुम मुझे खुद एक बात बताओ, अगर तुम्हें इन दोनों में से बेस्ट चूज करना है तो मुझे बताओ, अगर तुम ये जो 6 साल वाला है ये नेचुरली के पास एडवांटेज है क्योंकि इसके पास इसकी लाइफ ज़्यादा है तो ये आपको ज़्यादा एनपीवी दे पाएगा, नेचुरल सी बात है। ये वाला छोटा प्रोजेक्ट है 3 साल का है, ये वाला 6 साल का प्रोजेक्ट है, तो नेचुरल सी बात है इन जनरल केसेस इसकी एनपीवी 6 साल वाले की ज़्यादा ही आनी चाहिए 3 साल वाले से। बट मुझे बताओ इस बेस पे अगर तुम इसको चूज कर लोगे कि 6 साल वाले की एनपीवी ज़्यादा है तो तुम गलत डिसीजन तक पहुंच जाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 साल वाले को आप 2 बार भी तो एग्जीक्यूट कर सकते हो, जितने में एक बार जाएगा उतने में तुम्हारा 3 वाला 2 बार चल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बार कर लो उसके बाद वापस से दूसरी बार कर लेना। तो अपन डायरेक्टली एनपीवी के बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि वो अपने को एक अनजस्ट डिसीजन दे देगा, गलत डिसीजन दे देगा। ठीक है, क्योंकि इसकी लाइफ के अंदर ये 2 बार हो जाएगा यार, तो उसके 2 बार के कैश फ्लो अपने को ट्रीट कर देखने चाहिए कंपेयर टू दिस। डायरेक्ट एनपीवी नहीं देख सकते ना। तो ऐसे केस में अपन डिसीजन लेते कैसे? सबसे पहला केस तो वो, ठीक है, पहले सबसे पहले तो आप एनपीवी निकाल लो। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स की अपन ने प्रोजेक्ट ए की एनपीवी निकाल ली, इसकी 9.87 आई, प्रोजेक्ट बी की निकाली 6 साल वाले की, उसकी 15.485 आई। ठीक है, अब सिंपल सी बात, अगर प्रोजेक्ट तुम्हारा एक्सेप्ट रिजेक्ट है, मतलब तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें जो पसंद है तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो, तुम बेस्ट आउट ऑफ देम चूज करना ही नहीं चाहते। तो अगर एक्सेप्ट रिजेक्ट है तो दोनों को एक्सेप्ट कर लो, खत्म। क्यों कुछ भी दिमाग लगाना तुमको। ठीक है, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब तुम्हें इनमें से बेस्ट चूज करना है, इनमें से बेटर कौन सा है। एंड तब ये एनपीवीज कंपेरेबल नहीं है क्योंकि ये 6 साल की एनपीवी है और ये सिर्फ 3 साल की एनपीवी है, तो दोनों कंपेरेबल नहीं है। अपन इस बेस पे नहीं बोल सकते कि प्रोजेक्ट बी बेटर है प्रोजेक्ट ए से, क्योंकि एनपीवी से कंपेरेबल नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर अपने को कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या होगा, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, क्लास में वापस से दे देता हूँ कि देखो आपके पास, अगर आप किसी दुकानदार के पास गए, उसने आपको बोला मैं तेरे को 50 रुपये में 5 पेन दे दूंगा। ठीक है, और बोलता है 80 में देखो मैं 10 पेन दे दूंगा। आपको देखना दोनों में से बेटर डील कौन सी तुम्हारे लिए। तो पहला तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी आ गया ना, क्या करोगे, पर पेन लेवल पे निकाल लो कि इसमें 10 रुपये की पड़ रही है, इसमें 8 रुपये की पड़ रही है। सिंपल, ये वाला बेटर प्लान है, मैं 10 लूँगा। सबसे पहला तो ये, जिसमें तुमने क्या किया, तुमने दोनों को यूनिट लेवल पे लेके चले गए कि मुझे 1 साल का मुझे एक पेन का बता दे। ठीक है, पहला तुमने ये किया। दूसरा, तुम इसके अंदर क्या कर सकते हो, जरूरत नहीं है उसका करने की, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा भी कर सकते हो कि तुम बोलो कि ये 5 पेन की कॉस्ट 50 है, अगर मुझे इसी कॉस्ट पे 10 पेन चाहिए हो तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 50 × 2 100। इस वाले प्लान में 10 पेन 80 में आ जाएगी, इस वाले प्लान से मुझे 10 पेन लेनी हो तो मुझे 100 की पड़ेगी। तो दोनों को अपन 10 पे लेके चले गए। कंपेयर करने के 2 तरीके हैं, पहला दोनों को यूनिट लेवल पे लेके चल जाओ 1 यूनिट पे,
दूसरा, दोनों को टोटल लेवल पे मैच करा दो, दोनों को 10-10 बना दो। दो तरीके हैं, वही दो तरीके से हमारे दो मेथड निकल के आए। ठीक है, पहला मेथड कौन सा है, उसमें तुम उन दोनों की लाइफ इक्वल बना दोगे, जिसको अपन बोलते हैं रिप्लेसमेंट चेन मेथड और कॉमन लाइव्स मेथड। तुम दोनों की लाइफ इक्वल बना दोगे। मतलब कैसे, इसकी लाइफ कितनी है 6 साल की, इसकी लाइफ है 3 साल की, दोनों की लाइफ इक्वल कैसे बनेगी, इसको 2 बार एग्जीक्यूट कर दो प्रोजेक्ट ए को, तो 3 + 3 6, इसकी इक्वल हो गई। तो तुम टोटल लेवल पे लेके इक्वल बनाने चले गए, 3 + 3 6 कर दिया तुमने। इस पर तुम क्या करोगे, तुम दोनों की लाइफ को इक्वल कर दोगे। इसमें प्रोजेक्ट ए को अपन एक बार फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट ए अगेन, सो दैट 2 × प्रोजेक्ट ए's लाइफ 3 years इज इक्वल टू प्रोजेक्ट बी's लाइफ 6 years। दैट मीन्स दोनों की लाइफ 6 हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट बी की एनपीवी तो वैसे ही रहेगी क्योंकि वो 6 साल का है। प्रोजेक्ट ए को अपन को फिर से निकालना पड़ेगा कि एनपीवी को, क्योंकि वो एक बार फिर से एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 0 ईयर पे अपना पेमेंट हो रहा था 15 का, एंड 1 to 3 में उसका इन्फ्लो आ रहा था। ये 1 to 3 पे खत्म हो गया प्रोजेक्ट, एक बार खत्म हो गया यहाँ तक। अब उसका फिर से इन्वेस्ट करना है उसके अंदर, मतलब 3rd ईयर के अंदर फिर से इन्वेस्टमेंट जाएगी 15 की, ये 3rd में जाएगी, 4th में नहीं जाएगी इन्वेस्टमेंट। 3rd ईयर के एंड पे ये खत्म हो रहा है, एंड 3rd ईयर के एंड पे अपन इसको स्टार्ट कर देंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट चल जाएगी। ठीक है, फिर वापस उसके 2 साल निकले, 4, 5 and 6, सॉरी 3 साल, 4, 5 और 6th ईयर तक ये भी इन्फ्लो ला के देगा अपने को। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो कि 4th ईयर के बिगिनिंग में है, 4th ईयर की बिगिनिंग बोलो, 3rd ईयर का एंड बोलो, एक ही बात है ना यार। ठीक है, 4th ईयर से आपका कैश फ्लो आना चालू हो रहा है, 1 to 3 में यहाँ से कैश फ्लो आ रहा है, 4 to 6 में अपने को इसमें कैश फ्लो चाहिए। ठीक है, अब 1 to 3 में आ रहा था तो उसका ओपनिंग ईयर अपन 0th ईयर बोल रहे थे, 4 to 6 में आ रहा है तो 4th का ओपनिंग ईयर को अपन 3rd ईयर का एंड बोलेंगे। ठीक है, तो 3rd ईयर के अंदर ही 15 आ रहा है, फिर उसके बाद वापस से 10 जाएगा। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि वो कैश फ्लो को तो रिपीट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट रिपीट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना, वरना कैश फ्लो कैसे आएगा, तो फिर से ये इसका इन्वेस्टमेंट जाएगा। ठीक है, अब वापस से इस पर 3rd ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा, इस पर 4 to 6 का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगेगा, वो करके हमारे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब ये एनपीवी कंपेरेबल बन गई है इस वाले से, 6 साल वाले प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट बी के। ठीक है, तो अब कंपेयर कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट ए की तुम्हें ज़्यादा आ रही है एनपीवी, दैट मीन्स प्रोजेक्ट ए और बेटर है, इसको 2 बार करो प्रोजेक्ट बी को 1 बार करने से अच्छा। तो ठीक है, अब इसका मैंने तुमको एक एमसीक्यू के शॉर्टकट बताया था क्लास में कि इसको एमसीक्यू के शॉर्टकट क्या है। ठीक है, ये रहा अपना शॉर्टकट टेक्निक फॉर एमसीक्यू। अभी इतना नहीं लेंगे, एमसीक्यू में आएगा तो तुम उस शॉर्टकट से बहुत जल्दी कर सकते हो, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या बताया था, सिंपली वापस से हल्का सा रिकॉल कर लेता हूँ। जो भी तुम्हारी ओरिजिनल एनपीवी आ रही थी, ठीक है, ये 9.87 की आ रही थी ना, ये 9.87 तुम्हारी अभी 0 to मतलब 1 to 3 ईयर्स की है 0th ईयर के ऊपर। तो तुम दूसरी बार भी इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यही एनपीवी तुम्हारी 3rd ईयर के एंड पे फिर से आएगी। 3rd ईयर से लेकर 6th ईयर तक का जो प्रोजेक्ट है उस पर फिर से 3rd ईयर के एंड पे आएगी एनपीवी। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो ओरिजिनल एनपीवी थी उसको 3rd ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3rd ईयर वाली एनपीवी तुम्हारे पास 0th ईयर पे आ जाएगी, एंड ओरिजिनल एनपीवी प्लस ये कर दो, तो आपके पास आ जाएगा टोटल रिवाइज एनपीवी। इसका घर जाकर देख लेना, ये टोटल शॉर्टकट टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट एमसीक्यू में अगर आ जाए तो जल्दी हो जाएगा, इससे बहुत इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा। घर जाके एक बार इसको देख लेना शॉर्टकट टेक्निक को। ठीक है, चलो, सो ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको लाइफ इक्वल बनानी पड़ती है। यहाँ पर तो सिंपल सा केस था 3 और 6, सपोज करो 4 और 5 होती तो 4 और 5 होती तो क्या करते, कितनी बार रिपीट करते। ऐसे केस में अपन एनपीवी एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है 20, तो 4 को आपको 20 साल तक खींचना पड़ेगा, 5वें को आपको 20 साल तक खींचना पड़ेगा। यानी कोई एग्जांपल है, ये प्रोजेक्ट ए लाइफ 4 ईयर्स एंड प्रोजेक्ट बी लाइफ 5 ईयर्स, तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे इसका 20। ठीक है, 10, दोनों प्रोजेक्ट की लाइफ टोटल 20 होनी चाहिए। दैट मीन्स आपको 4 साल वाले प्रोजेक्ट को 5 बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एंड ये 5 साल वाले प्रोजेक्ट को 4 बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। है टाइम इतना तो इसलिए ये मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, इसके लिए अपन ने क्या निकाला, दूसरा वाला मेथड, यूनिट लेवल पे ले जाने वाला मेथड, जो मैंने पहले बताया था। या तो तुम टोटल लेवल पे मैच करा दो, तो तुम यूनिट लेवल पे लेके आ जाओ। दूसरा वाला मेथड यूनिट लेवल पे ले जाने वाला, जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, एग्जाम में भी मोस्ट लाइकली वही आएगा तुम्हारे। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं इक्वलेंट एनुअलाइज क्राइटेरियन। इसमें आप क्या निकालते हो, बेसिकली वहाँ पर निकाले थे पर यूनिट लेवल पे पेन का प्राइस कितना है। यहाँ पर निकालेंगे कि हर प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर कितनी एनपीवी ला के दे रहा है। सिंपल, हर प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर कितनी एनपीवी ला के दे रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, एनपीवी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करना चाहिए। एनपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करना चाहिए। करना तो यही चाहिए, लेकिन करेंगे ये नहीं, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, पेन के केस के अंदर हर एक पेन की कॉस्ट इक्वल थी। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप अगर डिवाइड बाय 3 कर रहे हो, दैट मीन्स आप क्या बोल रहे हो कि आपने तीनों सालों को इक्वल इज्जत दी है। मुझे एक बात बताना, क्या तुमने ये कैश फ्लो निकालते टाइम पे
ये एनपीवी निकालते टाइम पे क्या तुमने हर साल के कैश फ्लो को इक्वल इज्जत दी है? नहीं, तुमने उसको इज्जत दी है उसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बराबर। दैट मीन्स ईयर 1 को तुमने 0.909 इज्जत दी है, ईयर 2 को 0.826 इज्जत दी है एंड ईयर 3 को 0.751 इज्जत दी है। सो अपन सिंपली ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3 करके 3 ईयर नहीं ले लेंगे, अपन उन तीनों के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को ऐड करेंगे, क्योंकि अपने को इज्जत उतनी देनी है हर साल को। तो अपन जब कैश फ्लो एनपीवी निकालते टाइम अपन ने उतनी इज्जत दी है, तो डिवाइड करते टाइम अपन उतनी इज्जत देंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर से डिवाइड करेंगे 3 साल का, ठीक है, यानी 0.909, 0.826, 0.751, ठीक है। फॉर्मूला यही है अपना, प्रोजेक्ट ओरिजिनल एनपीवी फॉर इट्स एक्चुअल लाइफ। जो भी उसकी ओरिजिनल एनपीवी है, जो उसकी एक्चुअल लाइफ है, 3 साल का प्रोजेक्ट हो तो 3 साल का एनपीवी लेंगे, 6 का नहीं लेना है अपने को, 3 साल का लेंगे। 3 साल का है तो 6 साल का, तो 6 साल का ले लेंगे, ठीक है। जो भी उसका ओरिजिनल एनपीवी है डिवाइड कर देंगे उसके प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर से, जो एन ईयर्स के लिए होना चाहिए। एन ईयर्स बोले तो जो उसकी एक्चुअल लाइफ है, 3 साल का तो 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर आएगा, 6 साल का तो 6 साल का एन्यूटी प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर आएगा। किस रेट पे आएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर, ठीक है। वेयर एन मीन्स प्रोजेक्ट्स एक्चुअल लाइफ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ए का भी आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट बी का भी निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं सिर्फ प्रोजेक्ट ए का ही निकालना है, दोनों का आपको अब देखो, वहाँ पे आपने सिर्फ प्रोजेक्ट ए को खींच के 6 साल पे लेके गया था, यहाँ पे लेकिन दोनों को एक पे लेके आना पड़ेगा ना अब तो ठीक है। इसका 9.87 ओरिजिनल एनपीवी था, इसका 15.485 था, डिवाइड कर दिया उनके प्रेजेंट एन्यूटी फैक्टर से, जस्ट 2.487 4.355 ये आपके पास आ गया। जिसकी ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसको एक्सेप्ट कर लो। डिसीजन सेम आएगा दोनों से, डिसीजन हमेशा सेम आएगा दोनों से। एंड मैंने क्लास में आपको वेरीफाई करके भी दिखाया था कि कैसे ये उसी डिसीजन तक लेके जाता है जो अपने वहाँ पे एनपीवी निकाली थी। इसको भी अगर आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करोगे इसके ऊपर, तो ये वही एनपीवी वापस से निकाल के दे देगा आपको, ये वाला नंबर भी क्लास में करके दिखाया था, अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपने ली थी। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं बताया जाता कि नीचे प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर क्यों आ रहा है, याद कर लेते हो, लॉजिकल सी बात है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट ए का ईएसी लेना है, उसको प्रोजेक्ट बी के ईएसी से ऐड कर लेना, बड़ा है तो प्रोजेक्ट ए को अपन चूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो मुझे चीज़ समझाना कि प्रोजेक्ट ये जो अपन ने ईएसी निकाला, ये तुम्हें क्या दिखा रहा है, हर साल का एनपीवी दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो क्राइटेरिया लगेगा वो भी हर साल के एनपीवी के जैसा ही, वो भी एनपीवी के जैसा ही लगेगा। व्हाट इज ईएसी शोइंग यू? ईच ईयर्स एनपीवी, दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर फॉर एनपीवी, राइट। तो जो क्राइटेरिया एनपीवी पे लगता था वही सेम क्राइटेरिया तुम्हारा ईएसी के ऊपर भी लगेगा। दैट मीन्स तुम क्या करोगे, जिसका ईएसी ज़्यादा है उसको ले लोगे, सिंपल। EAC reflects the amount of NPV generated by the period each year of its life. Thus, the same decision criteria of NPV will apply on EAC as well. Clear? अच्छा, इसके ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि अगर तुम्हारा एक्सेप्ट रिजेक्ट है तो सारा तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, शायद ऐसा आ सकता है कि क्वेश्चन के अंदर तुम्हें 2 प्रोजेक्ट की लाइफ अलग अलग दे, नीचे बोले प्रोजेक्ट सर एक्सेप्ट रिजेक्ट। आया नहीं, आज तक नहीं आया ऐसा, बट आ सकता है कि नीचे बोले प्रोजेक्ट सर एक्सेप्ट रिजेक्ट। बच्चा क्या करेगा, सीधे लगाएगा उसके अंदर ईएसी लाइफ अनइक्वल है, चलो जिसका ईएसी बेस्ट है उसको निकाल दो। लेकिन एक्सेप्ट रिजेक्ट है ना भाई, तुम्हें चूज करना है दोनों में से कोई एक, तुम दोनों चूज कर सकते हो जिसका एनपीवी पॉजिटिव है, तो उसमें नहीं निकलेगा ये सारा ईएसी का तामझाम। क्लियर? ठीक है। अब इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत न्यूएंसेस थे छोटे मोटे, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। आप जो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लेते हो वो उसकी प्रोजेक्ट की लाइफ के बेसिस के ऊपर आता है, ठीक है। अगर उसकी लाइफ 5 साल की है तो नीचे 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लोगे, ठीक है। 5 साल का 1 to 5 ईयर्स का, उसमें जीरो ईयर का 1 ऐड नहीं करना है, 0 ईयर का 1 ऐड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे गलती हो सकती है क्योंकि जैसे यहाँ पे 0 ईयर का अपन ने 1 लिया है तो बहुत ज़्यादा चुल हो सकती है कि 1 + 2.487 ले लेते हैं, नहीं, सिर्फ 1 to 3 ईयर्स का लेना है अपने को, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कैश फ्लो प्रोजेक्ट की लाइफ से स्क्यूड है, फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोजेक्ट का लाइफ 5 साल का है एंड तुम्हारा जो कैश फ्लो है वो 4 साल के ही हैं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे कैश फ्लोज एडवांस में मिल रहे हैं तुमको। प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल की है लेकिन उसके कैश फ्लोज तुम्हें मिल 4th ईयर में रहे, 4 साल में रहे, यानी ईयर 1 का कैश फ्लो ईयर 0 में आ रहा है, ईयर 2 का कैश फ्लो ईयर 1 में आ रहा है, तो सिमिलरली ईयर 5 का ईयर 4 में आएगा कैश फ्लो। तो ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन है। तो उस केस के अंदर ये नहीं होगा कि तुम नीचे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 4 साल का ले लोगे, वो 5 का ही आएगा क्योंकि प्रोजेक्ट की लाइफ तो 5 साल की है ना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है इसलिए इन्हें नोट में डाल दिया मैंने, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यूज टू बी टेकन फॉर द टोटल प्रोजेक्ट्स लाइफ इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन द कैश फ्लोस आर बीइंग पेड और अर्नड, इररिस्पेक्टिव,
ठीक है, इफ प्रोजेक्ट इज फॉर 5 years बट कैश फ्लोज आर पेड अर्नड इन एडवांस फ्रॉम 0 to 4 years, वी विल स्टिल टेक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 1 to 5 years ओनली. सिंपल. चलो ये क्लियर. तो ये तुम्हारा EAC का नुएंस सारा खत्म हो गया. यहाँ पे अपना EAC कवर, ये टॉपिक भी खत्म. अब मैं बस तुम्हें थोड़े से छोटी मोटी डिटेल्स बता देता हूँ जो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी, बस और कुछ नहीं है. कुछ ये अपना रिवीजन खत्म हो गया. ठीक है. ठीक है, राउंडिंग ऑफ की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस समझ लो. ठीक है, आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो होता है, मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बताया था, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है आपको वो लेना है. राउंडिंग ऑफ नहीं करनी है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की आपको. ठीक है, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालना पड़ रहा है तो जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दे रखे हैं उसको सिंपली ऐड कर दो. राउंडिंग ऑफ नहीं करोगे और खुद से कैलसी से नहीं निकालोगे. ठीक है, खुद से सिर्फ तब निकालोगे जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो. एक सेकंड ना. ठीक है, हाँ क्या बोल रहा था मैं, कि अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर तुम्हें निकालना पड़ रहा है, सिर्फ वो तब निकालोगे जब तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो. तो तुम्हें 3 डेसिमल पॉइंट तक ही लेना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को एंड प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को 3 डेसिमल प्लेसेस तक. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को 3 डेसिमल प्लेस तक ले लो, जो भी आ रहा है उसको 3 तक राउंड ऑफ कर लेना. प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को एक को राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, सीधे जीटी करना. जीटी के बाद जो नंबर आएगा उसको राउंड ऑफ कर लेना, क्योंकि बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि पहले मैं 1 साल का निकालता हूँ उसको राउंड ऑफ करता हूँ फिर उसको लिखता हूँ, 2 साल का निकालूंगा उसको राउंड ऑफ करूँगा फिर उसको लिखूंगा, फिर 3 साल का निकालूंगा उसको राउंड ऑफ करूँगा फिर लिखूंगा, फिर तीनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल के आ जाएगा. अरे नहीं भाई, इतना नहीं करना यार, इतनी मेहनत नहीं करनी है. ठीक है, आधा नंबर काटता है, अप्रोक्सीमेशन काटने दो यार. इतना टाइम करोगे क्या तुम एग्जाम में? 7 साल कैसे अलग अलग लिख के बैठोगे? पहले सीधे जीटी दबाओ, जीटी को राउंड ऑफ कर देना. ठीक है, चलो उसके बाद फिगर्स को हमें क्या करना है, फिगर को हमेशा राउंड ऑफ कर दो नियरेस्ट होल नंबर तक. हमेशा नियरेस्ट होल नंबर मतलब 0.5 से नीचे तो पिछला वाला नंबर 0.5 या उससे ऊपर. हाँ राघव, 0.5 के ऊपर भी ऊपर जाता है, बताना तुझे क्लास में याद आ रहा है ना. 0.5 एंड अबव अगला वाला नंबर. ठीक है, हमेशा राउंड ऑफ कर देना नियरेस्ट होल नंबर तक. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका 0.25 है तो उसको 0 कर देना. ठीक है, अगर आप मैं तुम्हें क्लास में बताया था कि जब नंबर्स बहुत बड़े बड़े आ रखे तो तुम उनको डिनोमिनेशन में ले सकते हो, कि फॉर एग्जांपल सारे नंबर्स को सिर्फ लैक्स में लो. 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख ऐसे नंबर आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है पर पूरा पूरा 0 लिखते चले. मैंने बताया भी था, मेरा एक्चुअल में FM के एग्जाम में मेरे जो मार्क्स कटे थे, पेपर छूट गया था मेरे इस चक्कर में, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को परफेक्ट करने लगा हुआ था. पूरे पूरे लिखूंगा, करोड़ 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 सारे 0 लिखूंगा एंड तक में. भाई इतना टाइम गया मेरा उस क्वेश्चन में, इस चक्कर में छूटा. इस चक्कर में FM में मार्क्स कम रहेगा थोड़े से 73, वरना FM बहुत स्ट्रांग था मेरा. ठीक है, छोड़ो. तो अगर आपको लैक्स में लेना पड़ रहा है ले लेना. अगर दिख रहा है कि बहुत बड़े बड़े जीरोस आ रहे हैं ना, हर साल में फिगर्स आपकी कॉमन ही आ रही है. SLM है, हर साल में फिगर्स कॉमन ही आ रही है, गंदे गंदे नंबर नहीं आ रहे. जैसे WD होता है उसमें नंबर थोड़ा गंदा आता है, लेकिन SLM है गंदा नंबर नहीं आता, साफ सुथरा नंबर आता है, 0 0 के अंदर आता है. तो कॉमन लेके खत्म करो. एंड मोस्ट ऑफ एंड अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें ऐसे ही खुद नंबर्स सारे लैक्स में लिख के देगा कि तुम्हारी ये सेल्स 10 लाख की है, तुम्हारी ये सेल 20 लाख की. 0 0 नहीं लिख के देगा, 10 lakhs ऐसे क्वेश्चन है, क्लियरली खुद लिख के दे देता है. तो ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर ऐसे ही खुद ही सारे नंबर्स तुम्हें लैक्स में करोड़ में लिख के दे रहा है, तो उनको तो तुम बेझिझक लैक्स करोड़ में कर सकते हो. ठीक है, लेकिन उनके अंदर जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो ऑब्वियसली राउंड ऑफ करना पड़ेगा थोड़ा बहुत. तो वहाँ पे अपने को एंश्योर करना है कि अगर लैक्स में ले रहे हो तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेना नंबर को जब राउंड ऑफ करना पड़ रहा है तो. ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल 10,28,000 आता है तो 10.28 लिखना है अपने को उसको. ठीक है, अगर अपन ने लैक्स में भी राउंड ऑफ कर दिया तो बहुत घोर अनर्थ हो जाएगा ना. समझ रहे हो? समझो ना, अगर तुम्हारा 10,40,000 नंबर आ रहा है और तुम उसको 10.4 लिखने की जगह सीधा 11 करते हो तो भाई तुमने 60,000 रुपये बढ़ा दिए एक तरीके से. तो इसलिए उसको 2 डेसिमल तक लेके चलना, 2 डेसिमल को राउंड ऑफ करना. ठीक है, तो लास्ट वाला राउंडेड सेकंड डेसिमल नंबर को राउंड ऑफ करना अपने को. 10.48 को 10.49 लिख सकते हो अगर आगे कुछ और गंदा नंबर आ रहा हो तो. ठीक है, लेकिन 2 डेसिमल तो लेके चलना है अपने को. करोड्स में कर रहे हो तो थोड़ा और सेफ खेलना है, 3 डेसिमल तक ले लेना नंबर को. 2 तक करोगे चलेगा, लेकिन मैं सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, 3 तक ले लेना उसके अंदर, क्योंकि फिर वो और घोर अनर्थ हो जाएगा अगर अपन 2 पे भी करने लग गए तो. जैसे 10.2389 है तो उसको 10.239 लिख देना. ठीक है, लैक्स में था 10.2389 तो उसको 10.24 लैक्स लिख देना. ठीक है, चलो IRR, ARR एंड जितने भी रेट्स हैं उनको 2 डेसिमल प्लेस तक ले लेना. ठीक है, पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड को तुम 2 डेसिमल प्लेस तक ले लेना, जैसे 3.26 जैसे. ठीक है, ईयर आ रहा है ना इसके अंदर, इसको तुम 2 डेसिमल प्लेस तक ले लेना. ईयर्स में लिख के खत्म कर लेना. अपन मंथ में भी कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे ईयर्स में लिख देना. सिर्फ MCQ क्या करना, मंथ में दे रखा होता है तो तुम इस 0.26 ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर लेना, अदरवाइज मत करना. ठीक है, PI और NPI को 3 डेसिमल प्लेस तक प्रेफर करना, क्योंकि मैंने देखा है जनरली वो 3 डेसिमल प्लेस तक लेता है PI NPI को.
ठीक है, तो सब 2 तक, पीआई एनपीआई 3 तक। ठीक है, एक और चीज़ तुम्हें ध्यान में देनी है कि आईआरआर की जब तुम कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने तुम्हें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर कहा था कि तुम उसको 2 डेसिमल प्लेस तक या 3 डेसिमल प्लेस तक लेना नंबर्स को। यहाँ पे तुम्हें मैं नहीं बोलूँगा इस चैप्टर के अंदर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए तुम अगर आईआरआर निकाल रहे हो तो वहाँ पे तुम नंबर्स को 2 डेसिमल प्लेस तक लेना। जो भी तुम्हारा नंबर आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो एंड का नंबर आ रहा है उसको 2 डेसिमल प्लेस तक या 3 डेसिमल प्लेस तक लेना। यहाँ इस चैप्टर के अंदर आईआरआर को तुम 2-3 डेसिमल प्लेस तक लेने की जरूरत नहीं है, सीधा होल नंबर में राउंड ऑफ कर देना उसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर बहुत बड़े बड़े होते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो यहाँ पे अगर अपन ने राउंड ऑफ कर भी दिया तो तक फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन सीओसी के अंदर नंबर छोटे छोटे होते हैं, 15 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया, 20 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया। अब उसके अंदर अगर अपन ने राउंडेड ऑफ बहुत 1 रुपये का भी राउंड ऑफ कर दिया अपन ने अगर, तो डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है। तो इसलिए उसको अपन को लेना चाहिए 2-3 डेसिमल पॉइंट तक, ताकि थोड़ा एक्यूरेट नंबर है। यहाँ पे चलेगा इतना। ठीक है, ये सारा सीन था। और मैं क्या बताता, हाँ एक लास्ट चीज़। ठीक है, अभी अपन ने देखा है जो हम कैश फ्लो बना रहे हैं, जो भी हमने एनपीवी निकाली, अपन ने क्या निकाली, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस होगा ही नहीं, जिसमें तुम्हें इनफ्लोस दे ही नहीं रखे होंगे, इसमें इनफ्लोस होंगे ही नहीं, क्योंकि 2 मशीन है। ठीक है, दोनों मशीन का रेवेन्यू एकदम सेम है, दोनों मशीन का रेवेन्यू एकदम सेम है, सिर्फ कॉस्ट में डिफरेंस है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इन एनपीवीज निकालोगी भी तो उनके एनपीवीज में डिफरेंस इनके रेवेन्यूज की वजह से तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। डिफरेंस क्यों आएगा? क्योंकि इनकी कॉस्ट अलग अलग है। तो ऐसे केस के अंदर आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू दे ही नहीं रखा होगा। रेवेन्यू अगर दे ही नहीं रखा है तो तुम ट्रीट भी मत करना उसको। तो मुझे बताओ ऐसे केस के अंदर डिसीजन कैसे ले लेना चाहिए अपने को? ठीक है, एनपीवी अपनी क्या होती है? ठीक है, आपको ये तो दे नहीं रखा है, दोनों मशीनों के बीच में, लेट्स से दोनों दे नहीं रखा है, आप दोनों को इक्वल पकड़ लेना कि दोनों के बीच में इक्वल है। तो डिफरेंस इसकी वजह से नहीं आएगा, उनके एनपीवी के अंदर जो डिफरेंस आना होगा। इनके एनपीवी में डिफरेंस किसकी वजह से आएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस की वजह से आएगा। तो लॉजिकल सी बात है, अगर इनफ्लोस कुछ है ही नहीं तो एनपीवी ज़्यादा किसकी आएगी? जिसका आउटफ्लोस कम होगा। ठीक है, एनपीवी ज़्यादा उसकी आएगी जिसका आउटफ्लोस कम होगा, रेवेन्यू तो सेम ही है। ठीक है, तो लॉजिकल सी बात, ऐसे केसेस के अंदर जिसके अंदर क्वेश्चन में रेवेन्यू नहीं दे रखा है तो सिंपल कॉस्ट का एनपीवी निकाल लेना। तो उस केस के अंदर बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐसा बोलते हैं अपन उसको। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, बेसिकली ऐसे ही बोलेगा मशीन के अंदर। तो उसको लोएस्ट जिसके अंदर आएगा उसको आप चूज कर लेना, क्योंकि वही उसी में एनपीवी ज़्यादा आएगी अगर रेवेन्यू कुछ दे रखा होता तो। ठीक है, समझा ये चीज़? सेम अप्लाई करेगा ईएसी के अंदर भी। क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर मशीनों की लाइफ अलग अलग है, एक मशीन की लाइफ 4 साल की है, एक मशीन की लाइफ 6 साल की है, एंड उनका कुछ रेवेन्यू नहीं दे रखा, क्योंकि रेवेन्यू सेम ही है दोनों मशीन के बीच में, सिर्फ कॉस्ट में डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अब इस केस के अंदर आप क्या करोगे, जब आप इसका ईएसी निकालोगे तो बेसिकली आप कर कुछ नहीं रहे हो, आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस का ईएसी निकाल रहे हो एक तरीके से। तो इसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड कॉस्ट। वैसे नाम क्या है? इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरियन। उसको ऐसे लिखता है इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड कॉस्ट। ठीक है, एक ही बात है ना यार, कॉस्ट को तुम एनालाइज, कॉस्ट का तुम निकाल रहे हो पर एनम के बेसिस पे, उसको कॉस्ट बोल दो। एनपीवी का निकाल रहे हो तो उसको क्राइटेरियन बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, लिख देना ये चीज, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं समझा इतना रहा हूँ कि अगर उस कॉस्ट को भी अगर तुम प्रेजेंट वैल्यू यूनिट फैक्टर से डिवाइड करोगे, इसमें 4 साल इसमें 6 साल, तो जो निकल के आएगा वो तुम्हें क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि इसकी पर साल की, इसकी 1 साल की कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है, वैसे क्या बता रहा था, पर साल की एनपीवी बता रहा था, यहाँ पे तुम कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हो तो ये बता रहा है कि पर साल की कॉस्ट कितनी आ रही है, पर साल की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है, बेसिकली तो डिसीजन कैसे लोगे? जैसे एनपीवी में लेते वैसे लोगे। एनपीवी में क्या करते तुम इस केस के अंदर, जिसका कॉस्ट कम है, जिसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस कम था, उसको चूज कर रहे थे। ईएसी के अंदर वैसे ही चूज करेंगे, जिसका ईएसी कम आया है उसको चूज करेंगे। अच्छा गाइस, मुझे कुछ तुम्हें छोटे सी टिप्स या फिर कुछ बातें ध्यान रखने की और बतानी थी। लाइक पहला तो देखो, ये जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे पास, अभी अपने देखे रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस थे, ब्लॉक वगैरह आ गया, इनके अंदर एक काम क्या करो, जितने भी मेन डेटा पॉइंट्स क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, राइट, जो बहुत ही कॉमनली अपने को यूज़ में लेने होते हैं, उनको साइड में एक नोट बना के लिख लिया करो। मैं आपको दिखाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अपन ने क्वेश्चन देखा था 62। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आपको टैक्स रेट बीच में दे रखी है कहीं पे,
कहीं ना कहीं बीच में दे रखी होगी, उसको अपन ने यहाँ लिख दिया। आपको KO कहीं ना कहीं बीच में दे रखा था, उसको अपन ने यहाँ लिख दिया। डेप्रिसिएशन WDV पे एंड रेट दे रखी है, वो भी अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ब्लॉक लगेगा नहीं लगेगा वो भी अपन ने यहाँ पे लिख दिया। एंड सिंगल एसेट है कि मल्टीपल है वो भी अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कैपिटल गेन लगेगा नहीं लगेगा वो भी अपन ने यहाँ पे लिख दिया। तो ऐसे डेटा पॉइंट्स को अगर अपन यहाँ पे साइड में लिख देते ना तो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी रहती है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे। मतलब क्वेश्चन को बार बार जाके देखने का, बार बार जाके रीड करने की इन्फॉर्मेशन का टाइम बच जाता है एंड थोड़ा क्लैरिटी रहता है कि क्वेश्चन में क्या करना है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल। कितना इफेक्ट करेगी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कितना टाइम सेव होता है इससे। ठीक है, तो हम क्लास के अंदर रेगुलरली ऐसे ही करते थे, मैंने क्लास में भी ये बताया बच्चों को कि ऐसे बनाया करो। ठीक है, चलो उसके बाद अगला पॉइंट है कि हाँ देखो, क्वेश्चन ने अगर कुछ ICAI ने कुछ बोला ना तो भाई ने जो बोला वो करने का। ठीक है, मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई हैं वो सब एकदम लॉजिकल है, लेकिन समटाइम्स सम थिंग्स रूल ओवर लॉजिक। वो क्या है? ICAI। ठीक है, तो कभी कभी अगर ICAI कुछ बोले कि ऐसा करो, ऐसा ट्रीटमेंट करो, इवन दो इलॉजिकल लगेगा, अगर वो बोल रहा है कि ऐसा करो तो तुम वैसा कर देना। ठीक है, भले से वो लॉजिक के विपरीत, तो अगर वो बोल रहा हो ICAI तो कर देना। ठीक है, मतलब मैं आपको जनरली बता नहीं सकता ना कि ऐसे कौन कौन सी केसेस में हो सकता है, लेकिन अगर सिचुएशन मिलेगी जब आपको लगे कि मैंने जो बोला लॉजिकल लग रहा है लेकिन ICAI कुछ और डिमांड कर रहा है तो कर देना। ठीक है, चलो फिर उसके बाद में IRR वाले क्वेश्चन के अंदर बच्चे को थोड़ी ज़्यादा तकलीफ रहती है बच्चे को कि मतलब जब आप बुक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप स्टडी मैट के एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, MTP RTP देखोगे तो बच्चा रहता है कि सर मैं आपने बता तो दिया ट्रायल एंड एरर से निकलनी है, तुक्का लगाना है, लेकिन मैं तुक्का कैसे लगाऊं, मैं कैसे रेट्स पकड़ूं। ठीक है, तो मैं कुछ भी रेट पकड़ लूँगा, मैं 9 पकड़ सकता हूँ, मैं 11 पकड़ सकता हूँ, कोई बोलेगा मैं 5 पकड़ सकता हूँ, मैं 20 पकड़ सकता हूँ, कौन सी रेट पकड़नी है मुझे। देखो राजा, मैंने क्लास में बताया, फिर से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस एग्जाम में जब आएगा ना तो तुम्हें रेट मेंशन करके दी जाएगी। ठीक है, तुम्हें रेट मेंशन करके देगा ICAI, उनमें से तुम्हें रेट्स पिक करनी होती हैं। मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर भी आपको समझाया था कि हमें जो रेट्स देनी होती है उस रेट्स में से हमें जो रेट पिक करनी होती है। एक सेकंड ना, मैं आपको हाँ मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कि आपको ऐसे रेट दी जाती है, इन रेट्स में से आपको रेट्स 2 पिक करनी होती है ना। कैसे पिक करनी होती है मैंने आपको वो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सिखाया था। आप एक बार इसको चाहे तो रुक के देख सकते हो कि आपको रेट कैसे पिक करनी होती है। ठीक है, बट मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिटेल में इसको समझाया था। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको रेट दी जाएगी। जब आप स्टडी में के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, जब आप MTP के कर रहे होते हो, RTP कर रहे होते हो, तो वहाँ पे ऐसे इतना मेहनत नहीं करते वो कि इसके अंदर भी हम सारा बिल्कुल एग्जाम के लेवल का इसको क्वेश्चन को बना के दें। वो लोग मतलब जल्दी जल्दी बना के बस दे देते हैं। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन आता है प्रॉपर ढंग से बन के आता है, उसमें आपको रेट्स दी जाती हैं, उनमें से आपको 2 रेट चूज़ करनी होती है। वो जनरली हर बच्चा वो 2 रेट ही चूज़ करेगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी नहीं होती, सब्जेक्टिविटी नहीं होती, आप पहुंच जाओगे इजीली 2 रेट्स तक। ठीक है, लेकिन अगर स्टडी मैट का क्वेश्चन देखोगे, MTP देखोगे, RTP देखोगे तो उसमें आपको रेट्स नहीं दे रखी होती। ठीक है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज रहता है कि मैं कौन सी रेट लूँ इसके अंदर। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, कोई इशू नहीं है, एग्जाम में आपको रेट मिलेगी। ठीक है, तो एग्जाम में तो आपका कोई इशू होने ही नहीं वाला है, अभी बस प्रैक्टिस करने के लिए अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो अगर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको आइडिया नहीं लग रहा है तुक्का कैसे लगाना है, तो काम करो प्रैक्टिस करने के लिए। जो ICAI ने रेट ले रखी है ना 2 आंसर के अंदर, तुम दो सेम रेट लेके प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन को, सेम रेट उठा लो 2 रेट। ठीक है, आपका जो मेन प्रैक्टिस होगा कि मुझे रेट कौन सी पिक करनी चाहिए, वो आप एग्जाम वाले क्वेश्चन से करो। वैसे भी हमारे क्वेश्चन बैंक में भरपूर क्वेश्चन हैं एग्जाम के, तो आप उनसे प्रैक्टिस करो ना उस चीज़ की। ये जो स्टडी मेट वाले क्वेश्चन MTP RTP उनमें एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं सही रेट कैसे डिटरमाइन करूँ। रेट देखो, सेम उठाओ एंड सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, सो ये चीज़ें बतानी थी। ठीक है गाइस, चलो इन्वेस्टमेंट का हमारा पूरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है एंड फाइनली आपको मैं पूरा OCW ट्रैकर दिखा देता हूँ। हमने कल आधा OCW ट्रैकर आपको मैंने दिया था होमवर्क के लिए, अभी आज आप बाकी आधा भी होमवर्क में OCW ट्रैकर कर सकते हो। कौन कौन से क्वेश्चन आपको आज के सेशन के बाद ही देखने थे, ये रहे वो सारे क्वेश्चंस, ये आप आज घर जाके देख लेना। बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो तो सेशन के बाद आप देख सकते थे, ये क्वेश्चंस आप स्पेसिफिकली आज के सेशन के बाद ही देख पाओगे। सो ये रहा आपका OCW ट्रैकर, टेलीग्राम ग्रुप में आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इसकी। ठीक है, अगर आप पहली बार ये सीरीज़ देख रहे हो सो आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार लेवरेजेस का रिवीजन के अंदर लास्ट के 10 मिनट देख लो, उसमें आपको पूरा डिटेल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि ट्रैकर कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, मतलब शॉर्ट में बताना हो सो ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करके देता है कि कौन से क्वेश्चन आपको राइटिंग प्रैक्टिस में करने चाहिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको फ्री में मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन को हमने क्लासीफाई कर रखा है कि कौन से क्वेश्चन को आपको रिटर्न में प्रैक्टिस करना चाहिए, कौन से को नहीं करना चाहिए। ठीक है गाइस, सो
दैट वॉज अबाउट इट गाइस, ठीक है। एंड जाते जाते गाइस, आप लोगों ने पूरा इन्वेस्टमेंट का सेशन अगर यहाँ तक देखा है, सो मेरा फिर से आपसे वो रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको वो डिफरेंस फील हुआ है कि जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड डेप्थ आपको मेरी वीडियो से मिली है वो आपको कहीं और नहीं मिली, तो प्लीज़ अपना पॉजिटिव फीडबैक कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। दैट विल हेल्प योर फेलो स्टूडेंट्स एंड योर जूनियर्स टू प्लेस देयर ट्रस्ट ऑन मी, एंड दैट मीन्स अ लॉट टू मी गाइस, ठीक है। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि कल जब हम डिफरेंट डिसीजंस का सेशन लेके आएंगे तो वो भी आप तक इजीली पहुंच सके। सी यू टुमारो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। एंड हाँ गाइस, होमवर्क जरूर करना, ये एक बार घर जाके सारे कॉन्सेप्ट ब्रशअप कर लेना क्विकली एंड क्वेश्चंस खत्म कर लेना। फिर आपका जो मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर में भी आपको लग रहा होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दैट विल बिकम द मोस्ट स्कोरिंग फॉर यू, दिस आई कैन टेल यू, ठीक है। चलो गाइस, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।